हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स कैप्सूल लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का। देखो आज के लेक्चर में हर चीज है। आज के लेक्चर में सूडो फोर्स भी है, तो लिफ्ट के प्रॉब्लम भी हैं, स्प्रिंग के प्रॉब्लम भी हैं, ब्लॉक ऑन ब्लॉक भी है, पुशिंग और पुलिंग फोर्स के प्रॉब्लम भी हैं, सब कुछ है। अब बस आपको इस लेक्चर के बाद प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, मास्टर शीट की काम खत्म। तो स्टार्ट करते हैं पूरा एनएलएम और फ्रिक्शन का कंसेप्ट। सबसे पहले हम लोग बेसिक इनर्शिया से स्टार्ट करते हैं। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से बॉडी जो है अपनी स्टेट को अपोज करती है। तो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहने की कोशिश करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। अब आप इसको एक बार स्टडी कर लो बेसिक थ्योरी को, क्योंकि कंसेप्चुअल में क्या होता है, कई बार थ्योरेटिकल पॉइंट भी आ जाता है। तो इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच दे कैन नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन along a straight line by their own is called inertia। तो खुद से स्टेट चेंज नहीं करने की इनहेरेंट प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया तीन तरीके का होता है, रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। सिमिलरली अगर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो चलती रहेगी जब तक आप उसके ऊपर उसकी स्टेट चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करोगे। इसी तरीके से जब बॉडी की डायरेक्शन चेंज करनी है तो हमें वहां पर चाहिए होगी डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक ऐसी फोर्स जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करे या वेलोसिटी से कुछ एंगल पर एक्ट करे। तो कुल मिलाकर के हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट है अगर हम बॉडी की किसी स्टेट को चेंज करना चाहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ प्रॉपर्टी। तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया। और इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मास ऑफ बॉडी पर, ठीक है ना। तो बॉडी का अगर मास ज्यादा होगा तो प्रॉपर्टी रेजिस्ट करने की ज्यादा होगी, मास कम होगा तो कम होगी, अगर मास सेम होगा तो सेम टेंडेंसी होगी। ये पॉइंट आपको यहां दिख जाएगा। तो इनर्शिया है कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहे टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास, तो दो बॉडीज है जिनके मासेस इक्वल दे रखे हैं एक मोशन में है और दूसरी रेस्ट पर है, पजेस सेम इनर्शिया। तो इनका जो इनर्शिया होगा ना वो सेम होगा, मतलब इसके अंदर इनर्शिया चेंज नहीं करेगा क्योंकि इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो मास सेम है तो इनर्शिया जो रहेगा, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो रहेगी, रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी जो रहेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है ना। इट इज अ फैक्टर ऑफ मास ओनली एंड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वगैरह के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब यहां पर हम लोग एक बेसिक न्यूमेरिकल तो नहीं, बेसिक कंसेप्चुअल एग्जांपल देख रहे हैं जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, बॉडी के अंदर अगर आप मोशन लाना चाहते हो यानी इनर्शिया को ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसके लिए टाइम चाहिए। जैसे बहुत बेसिक एग्जांपल, जैसे हम मूविंग बस का एग्जांपल लें तो कोई पैसेंजर मूविंग बस के अंदर या तो बैठा हुआ है, मान लो खड़ा हुआ है, ठीक है, अचानक से बस का ड्राइवर ब्रेक मारे तो क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऐसा लगता है आगे की तरफ फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने ब्रेक मारे लोअर पार्ट ऑफ बॉडी बस के कांटेक्ट में है तो उस पे तो फोर्स ट्रांसफर हो गई, इनर्शिया ट्रांसफर हो गया, बॉडी वो अपनी स्टेट चेंज कर ले गई। कहां से कहां तक? रेस्ट से, सॉरी मोशन से रेस्ट में। बट अपर पार्ट ऑफ बॉडी को इनर्शिया ट्रांसफर होने का या फोर्स ट्रांसफर होने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि सडनली ब्रेक लगाए गए। तो इसलिए अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो होता है वो रिलेटिवली ऐसा लगता है आगे की तरफ फॉल कर रहा है। तो ये कंसेप्ट रहा इनर्शिया ऑफ मोशन। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ रेस्ट में आप ले सकते हो कि बस के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है, बस रेस्ट पर है, अचानक से चालू करें बस को, ठीक है ना, अचानक से एक्सेलरेट करें बस को तो बॉडी पीछे की तरफ फॉल करती है। सेम प्रिंसिपल, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी जो बस के कांटेक्ट में है उसमें तो इनर्शिया रेस्ट से मोशन में आ गया क्योंकि वो कांटेक्ट में था, बट अपर पार्ट में ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन के होते हैं। अब इसी पे बेस्ड ये देखो, ये स्ट्रिंग है जो ब्लॉक से अटैच्ड है, ऊपर ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग के थ्रू सस्पेंडेड है। अगर, अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम कुछ टाइम दें, जैसे मान लो बस को स्टार्ट करके धीरे धीरे एक्सेलरेट कराएं तो इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम मिलेगा और पूरी बॉडी एक साथ अपनी स्टेट को चेंज करेगी, ठीक है ना। तो सेम चीज ध्यान रखना, ये चीज मैंने इसके लिए बताई है। तो अगर हम यहां पर सडनली झटका दें तो क्या हुआ, ये जो मास है ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ठीक है ना, ये स्टेट ऑफ मोशन में, इसको नहीं आने देगा अपर पार्ट ऑफ बॉडी को, ठीक है ना। तो अचानक से अगर हम इसको पुल करें तो लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग जो होगा वो टूटेगा, बट अगर हम इसे धीरे धीरे पुल करें तो इनर्शिया ट्रांसफर होने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। अब अपर पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ब्रेक करेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि इनर्शिया को ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ टाइम चाहिए, वो टाइम नहीं दिया, अचानक से आपने किसी बॉडी को चेंज कराया तो वो सिर्फ और सिर्फ उतने पार्ट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट रहता है इनर्शिया का, जिससे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। बहुत सारे एनसीईआरटी के अंदर भी हैं, ठीक है ना, बहुत सारे आपके मास्टरशीट में मैंने रखे हुए, आराम से कर लोगे आप। अब चलते हैं हम लोग
इम्पल्स का सेक्शन और ये वाटर जेट का जो कंसेप्ट होता है ये भी बहुत कॉमन है लॉज ऑफ मोशन के अंदर, इसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो इम्पल्स क्या होता है, जब कोई लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है, तो जब बहुत लार्ज फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक्ट करती है, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स, और इसकी वजह से जो मोमेंटम चेंज होता है उसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है ना, तो शब्द वापस से गौर करना, ये नहीं मैंने इसको इस तरीके से मूव करा है, ये इम्पल्स नहीं है, ये सिंपल चेंज इन मोमेंटम है। बट अगर मैं इसको अचानक से, ठीक है ना, जैसे मैंने इसको सडनली यूं करके हिट किया, तो अब ये सडन हिट करने पर जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट कर रही है, जो अचानक से इसके मोमेंटम को चेंज कर रही है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स एंड दैट सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। तो दो तीन एग्जांपल है, आप एक बॉल को थ्रो कर रहे हो, तो थ्रो करते टाइम आप एक लार्ज फोर्स लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंपल्सिव फोर्स, और थ्रो करते टाइम जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज इंपल्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पहचानना पड़ेगा कि इंपल्स किसको बोलते हैं और सिंपल चेंज इन मोमेंटम किसको बोलते हैं। तो अब जैसे मान लो ये हमारे पास फोर्स है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एक्ट कर रही है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ मिली सेकंड मान सकते हो, कुछ माइक्रो सेकंड, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। तो फोर्स एकदम बढ़ी और फिर कम हो गई। अब इस फोर्स टाइम ग्राफ का ये जो एरिया है, ये एरिया हमें बताएगा इंपल्स को भी, ये एरिया हमें बताएगा चेंज इन मोमेंटम को भी। डिपेंड करेगा ये टाइम इंटरवल, टाइम ड्यूरेशन कितना है। अगर ये अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन है तो हम बोलेंगे चेंज इन मोमेंटम है, और अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हम बोलेंगे इंपल्स है। बस इतना सा तरीका होता है। दोनों होती टेक्निकली एक ही चीजें हैं, बट सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होने से उनके नाम अलग अलग हो गए। ठीक है ना, तो वैसे एक ही चीज है, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स भी वही होता है, चेंज इन मोमेंटम, बट एक अचानक से होता है और एक कुछ टाइम में होता है। इतना सिंपल कंसेप्ट है। अब वाटर जेट का कंसेप्ट देख लेते हैं। तो जैसे आप ये देख रहे हो, यहां से वाटर निकल रहा है पाइप से, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ये जाकर के दीवार से टकराता है, टकराने के बाद पानी रेस्ट पर आ जाता है। तो हुआ क्या, पानी का यहां पर मोमेंटम चेंज हुआ। जब जब मोमेंटम चेंज होगा तब तब फोर्स एक्सर्ट करेगा ये वॉल के ऊपर, ये वॉल के ऊपर लगाएगा तो वॉल इसके ऊपर लगाएगी। तो जनरली यही पूछा जाता है कि पानी ने दीवार के ऊपर कितनी फोर्स एक्सर्ट करी। इस टाइप के कंसेप्ट को करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर भी आता है। तो मान लो यहां से पानी निकल रहा है, मैंने इतना पोर्शन वाटर का कंसिडर करा, ये v की स्पीड से आगे जा रहा है, तो यहां पर जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है ना, यानी डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास पर यूनिट टाइम। इसकी वैल्यू होती है रो ए वी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है। कैसे होती है, तो अगर हम डेल्टा एम बाय डेल्टा टी को वर्कआउट करें, मैं यहां पर बता देता हूं, तो डेल्टा एम बाय डेल्टा टी, ठीक है ना, तो मास हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू थिकनेस, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो ये जो टर्म रो ए वी होता है, इसको हम बोलते हैं मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स से काफी पहले आ गया, इसलिए बताना मेरा काम था। अब हम इसको बड़े इजीली निकाल सकते हैं। देखो हुआ क्या, पानी के टकराने से मोमेंटम चेंज हुआ, तो हम सेकंड लॉ यूज करेंगे, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी लगाया। अब डेल्टा पी के अंदर हमने पुट किया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली दीवार पे टकराने के बाद वाटर ड्रॉपलेट रेस्ट पर आ गई, तो फाइनल मोमेंटम हो गया जीरो, इनिशियल हो गया एम वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एम मास मान लो वी की स्पीड से जाकर के टकरा रहा था। अब बचा हमारे पास एम बाय डेल्टा टी यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, जिसको हमने रो ए वी पुट कर दिया। तो जो फोर्स आ गई वो आ रही है माइनस रो ए वी स्क्वायर, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, हमने ये फोर्स किसके ऊपर निकाली है, हमने किसके ऊपर निकाली है, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन, हमने किसका चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिया है, तो पानी का लिया है, तो पानी के ऊपर आएगी। अब दीवार का तो आप ले नहीं सकते कि दीवार से पूछो भाई तुम्हारा कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो हम वाटर से ही निकालेंगे, जो बॉडी मोशन में उससे ही निकालेंगे, और इक्वल और अपोजिट दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे सिंपल थर्ड लॉ के हिसाब से। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो आपने ये फोर्स वाटर के ऊपर निकाली है, तो वाटर के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पर लग रही है, तो वॉल पर जो लगेगी एक्शन रिएक्शन के हिसाब से इक्वल और अपोजिट यानी राइट हैंड साइड पर। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वॉल की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी रो ए वी स्क्वायर। तो कभी भी ये वाटर ड्रॉपलेट वाला, अच्छा इसमें खास ध्यान रखना है, मैंने यहां मान लिया कि ये वाटर जाकर के टकराने के बाद रेस्ट पर आ गया। कई बार ऐसे भी होता है कि ये टकराने के बाद सेम स्पीड से रिटर्न हो, तो अब क्या होगा, अब चेंज इन मोमेंटम फाइनल वाला जीरो नहीं होगा, ये भी माइनस एम वी हो जाएगा, तो यहां पर 2 का फैक्टर आ जाएगा, तो 2 एम वी बाय डेल्टा टी। ये सब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में कवर करेंगे, बट अभी मैंने बता दिया ताकि आए तो आप कर तो लो। कई बार क्या होता है, एंगल पर टकराती है तो हम कंपोनेंट ले लेते हैं, वहां एम वी कॉस थीटा आ जाता है। तो टकराने के बाद अगर रिफ्लेक्ट बैक हो गया तो 2 एम वी कॉस थीटा आ जाएगा, टकराने के बाद नहीं हुआ रिफ्लेक्ट बैक तो सिंपल एम वी कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहां पर एंगल भी हो सकता है, नॉर्मल इंसिडेंस भी हो सकता है, ये सारे केसेस हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में कंसिडर कर लेंगे, अभी के लिए इतना डोज बहुत है।
ओके, ये हो गया वाटर जेट का। अब देखते हैं हम लोग इंपल्स पे बेस्ड प्रॉब्लम। तो देखो ये फोर्स है जो कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए एक्ट कर रही है, 0.2 सेकंड के लिए। तो आप देख रहे हो इस फोर्स को हम नाम दे सकते हैं इंपल्सिव फोर्स, और मैग्नीट्यूड देखो इसका, इतनी सी देर में 100 न्यूटन पहुंचा और 0.2 सेकंड पर आकर के खत्म हो गया। मतलब ऐसे मान लो किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो जब थप्पड़ मारा तो कुछ सेकंड्स के लिए ही, ऐसा तो नहीं कि हाथ चिपक के ही रह गया, ठीक है ना, तो 0.2 सेकंड के लिए हाथ उसके गाल पे लगा, पर इतनी देर में काम कर गया, 100 न्यूटन की धमाकेदार फोर्स आपने एक्सर्ट कर दी, इंपल्स ही लगा। उसके बाद क्या होगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा, ऑल ऑफ सडन चेंज होगा, फिर वो आपके साथ क्या करता है वो तो बात की बात रही, ठीक है ना। तो खैर हमें इंपल्स डिस्कस करना है, तो आपने 0.2 सेकंड में धमाकेदार फोर्स लगा दी सामने वाले पर। अब ये क्या पूछ रहा है, एज शोन इन द डायग्राम फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम, ठीक है ना, तो 100 ग्राम बॉडी का मास है, इंसान पे तो नहीं लगाई, चलो, वेरीज विद टाइम, इफ इनिशियली बॉडी वाज एट रेस्ट फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट 0.2 सेकंड। तो 0.2 सेकंड यानी इस फोर्स के लगने के जस्ट बाद वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें बतानी है। सिंपल, हम इसका एरिया निकालेंगे, इस एरिया को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बड़ी फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहां से हम इंपल्स निकालते हैं, तो ये इंपल्स हो गया सडन चेंज इन लीनियर मोमेंटम, है वही, मैंने वही बोला, है दोनों चीजें एक ही, बट दोनों के मतलब अलग अलग निकल रहे हैं, ठीक है ना। इंपल्स अचानक से चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम, इसलिए क्लासरूम में पढ़ाते हुए, कोटा में भी पढ़ाते हुए, हर हर जो बच्चा रहता है ना वो इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम में उलझा ही रहता है, जब तक उसको इन डेप्थ क्लियर नहीं करो। तो इंपल्स अचानक से चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम, और डेल्टा पी कुछ टाइम ड्यूरेशन में चेंज होने वाला, ये सिंपल मीनिंग रहते हैं। अब इस डेल्टा पी को अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये इंपल्स हम कैसे निकालेंगे, इसके एरिया से। तो एरिया अगर हम देखें तो बेसिकली ट्राइंगल ही बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट आप लगा लोगे, तो हाफ इंटू बेस हो गया 0.2, और हाइट की वैल्यू आप देख रहे हो जो आपने धमाकेदार फोर्स लगाई 100, फाइनल मोमेंटम हो गया mv, इनिशियली बॉडी रेस्ट पर थी तो 0, तो ये हमें मिला 10, ठीक है ना। और इधर मास हो गया 100 ग्राम, तो 100 इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी। तो यहां से अगर हम स्पीड निकालें तो ये स्पीड मेरे पास आ रही है 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 10, यानी आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकंड। तो यार अगर तुमने 100 न्यूटन की फोर्स, धमाकेदार फोर्स अगर किसी के लगा दी, गोली की रफ्तार से दौड़ेगा, 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ेगा, अगर उसका मास 100 ग्राम है तो, ठीक है ना। अगर 50 किलो 60 किलो का इंसान है, ठीक है ना, और उसके ऊपर अगर आपने ये धमाकेदार फोर्स लगा दी, तो उसकी स्पीड जो आएगी वो इतनी तेज तो नहीं आएगी, वो आधा मीटर पर सेकंड, 1/3 मीटर, डिपेंडिंग ऑन द मास का वैल्यू, इतनी आएगी। मतलब वो गोली की रफ्तार से उधर नहीं दौड़ेगा, तो मैं मारने जरूर आ जाएगा। तो सावधानी से इंपल्स लगाएं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग आगे। अब ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसे 3 प्रॉब्लम होते हैं, ये जनरली वेक्टर के अंदर रहता है, ठीक है ना। अब वेक्टर के अंदर कराओ, लॉज ऑफ मोशन में कराओ, या टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में कराओ, बात एक ही सी है। तो कहानी ऐसी है, हम जानते हैं कि मोमेंटम अगर हम पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं आइदर बाय यूजिंग डेल्टा पी बाय डेल्टा टी या डीपी बाय डी टी, ठीक है ना। तो बेसिकली मोमेंटम दे रखा होगा तो फोर्स गायब करेगा, एंगुलर मोमेंटम दे रखा होगा तो टॉर्क गायब करेगा। तो ये चीजें जो रहती हैं, और इसी तरीके से वेलोसिटी दे रखी होगी तो एक्सेलरेशन गायब करेगा, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा तो वेलोसिटी गायब करेगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट करके निकाल लोगे, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करके आप दूसरी चीज निकाल लोगे। अब खेल है एंगल का, तो जब दो चीजों के बीच में एंगल निकालना होता है तो हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट सुनने सीखने जरूरी है, इसलिए आराम आराम से स्लो स्पीड से हम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीड तेज नहीं है मेरी। अब तो हमारे पास मोमेंटम गिवन है, हमने फट से इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा, इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप, तो कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप, ठीक है ना। तो हमारे पास मोमेंटम आ गया, हमें निकालना है फोर्स और मोमेंटम के बीच का एंगल। तो पहले हम फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स की वैल्यू होगी डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहां से हमारे पास डीपी बाई डी टी करने पर यह आ गया माइनस साइन टी आई कैप और प्लस कॉस टी जे कैप। तो देखने में तो सिंपल सवाल है, बट जब तक रिवाइज नहीं किया हुआ एग्जाम में थोड़ा सा क्लिक नहीं करता। ये जनरली स्टूडेंट जो है 30-40% स्टूडेंट इस सवाल को भी छोड़ करके आ जाते हैं। तो अगर आपने ये नहीं किया हुआ तो जरूर कर लो, लास्ट मोमेंट के लिए बड़ा काम में आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास फोर्स आ गया इतना, मोमेंटम हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की आइडेंटिटी यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट यूज करेंगे। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है ए डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, वही डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। अब आप ए डॉट बी निकालोगे, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ। तो यहां पर अगर हम पी वैक्टर डॉट एफ वैक्टर करें तो आई वाला ए के साथ, तो माइनस साइन टी कॉस टी
ठीक है, और साथ में आ जाएगा मेरे पास प्लस साइन टी कॉस टी। तो मजे की बात है, ये जो चीज आ जाएगी ये कट कॉस टी, तो ये जो चीज आ जाएगी ये कट करके जीरो हो जाएगी, यानी इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रहा है वो जीरो आ रहा है। जब दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया मतलब कॉस थीटा जीरो हो गया, मतलब थीटा नहीं जीरो हो गया, थीटा 90 डिग्री हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट कि थीटा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 90 डिग्री, यानी फोर्स और मोमेंटम आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये 90 डिग्री के ऊपर बेस्ड एक सवाल जरूर रखता है, आया नहीं है पिछले 1-2 सालों से, हो सकता है आपके में आ जाए तो करके आ जाना। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो कनेक्टेड। अब ये वही हमारे फ्री बॉडी डायग्राम के सवाल है, जिन बच्चों को नहीं आता उनको बताऊं तो हम क्या करते हैं, फोर्सेस तो लगाते हैं बट सिंप्लीफाई करने के लिए सिस्टम बाउंड्री बना लेते हैं। तो जब हम सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं तो इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना, और बचती है सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स। तो पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर घुस जाते हैं इंटरनल फोर्स निकालने के लिए। तो मैं करके दिखाता हूं। तो सवाल ये कह रहा है कि ये एक थिक रोप है, तो मैंने इसमें एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। एक तो रोप भी ले ली, थिक रोप ले ली, ठीक, आगे सवाल भी मिलेंगे आपको। थिक रोप भी ले ली और सिस्टम बाउंड्री भी दिखा रहा हूं। तो मेरे पास एक थिक रोप है जो इस ब्लॉक से अटैच्ड है, इसका मास m है, इसका मास m है, और यहां हमने फोर्स लगा रखी है। अब हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है और यहां से किसी जनरल पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, कई बार टेंशन का ग्राफ पूछ लेते हैं, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू निकालोगे ग्राफ आराम से बन जाएगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहला काम, ठीक है ना, नहीं हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे ऐसे सिस्टम बाउंड्री बनानी है और कोई फोर्स नहीं। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें m प्लस m मास का सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर f की फोर्स लग रही है, जिसका एक्सेलरेशन हम a ले लेते हैं। तो हम लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, नेट फोर्स बराबर ma, ठीक है ना, और यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। नेट फोर्स में f है सिर्फ, मास हो गया टोटल m प्लस m, और यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया पूरे सिस्टम का, वो आ गया f अपॉन m प्लस m। ठीक है ना, तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब हमें जिस जगह पर फोर्स निकालनी है हम वहां पर जाएंगे, ठीक है ना, और यहां से सिस्टम को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो कभी भी थिक रोप का प्रॉब्लम हो, पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर जिस जगह टेंशन निकालना है वहां से रस्सी को 2 पार्ट में काट दो, ये मेन टेक्निक होती है। तो अब अगर मैं रस्सी को 2 पार्ट में कट करूं तो उससे पहले मेरे को मासेस भी तो पता होने चाहिए। तो इतने पार्ट का मास और इतने पार्ट का मास ये पता होना चाहिए। ये लीनियर डेंसिटी कंसेप्ट से या यूनिटरी मेथड से लिख सकते हैं। जैसे मास पर यूनिट लेंथ हो गया रस्सी का m/l, तो अगर x लेंथ का निकालना है तो उतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतने का मास आ जाएगा m/l इंटू एक्स, इतने का मास आ जाएगा m/l इंटू l माइनस एक्स। गेम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो अब हम रस्सी को यहां से काटते हैं, तो यहां से काटने पर मेरे पास जो सिस्टम बचेगा, m बचेगा, इतना बचेगा, और ये बचेगा, और ये बचेगा। इनके मासेस लिखो। तो इस पोर्शन का मास मेरे पास हो गया m/l, m बाय कैपिटल L इंटू एक्स, और इतने पोर्शन का मास हो गया m बाय कैपिटल L, स्मॉल m बाय कैपिटल L इंटू L माइनस एक्स। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट आपने काटा इसे आप एक आइडियल स्ट्रिंग से जोड़ दो, आइडियल यानी मासलेस स्ट्रिंग से जोड़ दो। अब जो टेंशन आप निकालना चाहते हो वो इस रस्सी की टेंशन मानी जाएगी। तो इधर टी लगा और इधर से इधर टी लगा। अब आपको ये टी निकालना है। अब आपके पास 2 चॉइसेस है या तो आप इससे टी निकालो या आप इससे टी निकालो। जिस पे सिंगल फोर्स लग रही हो, कम फोर्स लग रही हो, उससे आसान होता है रिजल्ट निकालना। एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम है, तो हम इससे निकाल लेते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, अब इस सिस्टम को चलाने वाला टी है, तो चलाने वाला टी, रोकने वाला कोई नहीं, इक्वल्स टू टोटल मास, तो m प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, m2 का वैल्यू डाल देंगे और a का वैल्यू डाल देंगे, काम खत्म। तो t का वैल्यू मेरे पास आ गया m प्लस m2 का वैल्यू ये हो गया m बाय l इंटू l माइनस एक्स। ठीक है। और टाइम्स मेरे पास आ गया कैपिटल A विच इज f बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब अगर आपको ग्राफ बनाना है तो पावर चेक करो। तो पावर यहां पर साफ दिख रही है, लीनियर है, ठीक है ना। तो x की पावर हमें 1 दिख रही है, कोफिशिएंट हमें नेगेटिव दिख रहा है, यानी स्लोप, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, नेगेटिव स्लोप रहेगा। y इंटरसेप्ट यानी कांस्टेंट हमें पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ t वर्सेस x का डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन इस तरीके से रहेगा। तो ये ग्राफ का खेल हो गया। इतना पूछते नहीं, बट मैंने एडिशनल नॉलेज आपको दे दी ताकि थिक रोप में आप कहीं से भी नहीं अटको। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखो, यही हमारे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर या स्प्रिंग मास सिस्टम के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आ जाता है, आप टेस्ट में भी देख लोगे।
तो ये कह रहे हैं कि हमें 4 सिस्टम है, हमें 4 अलग अलग सवाल देता है, मैं चारों एक ही में निपटा देते हैं, रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, सीखने को भी मिल जाएगा। तो ये कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विल बी मैक्सिमम। तो इन चारों में से किस में एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का मैक्सिमम होगा, आप खुद भी कर सकते हो उसको पहले। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोर्सेस लगाएंगे। तो इसमें लगा नीचे 2 mg, रस्सी में आ गया टेंशन टी। अब जब तक रस्सी आइडियल है तब तक टेंशन सेम रहेगी, तो यहां पर भी आ गया टी, यहां नीचे आ गया mg। अब इसमें ये वाला हिस्सा इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, एक्सेलरेशन का नाम हम A1 कर देते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, इसके लिए जितनी प्रैक्टिस अच्छी होती है उतनी जल्दी सॉल्व होता है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें शॉर्टकट नाम की चीज काम नहीं करती, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो चलाने वाला हो गया, अब पूरे को सिस्टम बाउंड्री ले लो, टी से टी कट जाएगा, चलाने वाला हो गया 2mg, रोकने वाला हो गया mg, इक्वल्स टू टोटल मास विच इज 3m इनटू एक्सेलरेशन a1। तो यहां से a1 की वैल्यू मेरे पास आ गई g/3। तो फर्स्ट केस का एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया g/3। अब इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे खेल कुछ ऐसा है कि इस डायग्राम में यहां कोई ब्लॉक नहीं दे रखा, सीधे फोर्स दे रखी है। तो जब किसी रस्सी पे फोर्स डायरेक्ट दे रखी हो तो वो फोर्स और कुछ नहीं, वो फोर्स टेंशन ही होती है, ठीक है ना। तो यानी क्यों होती है वो भी बता दूं। तो आपने यहां पर इतनी फोर्स से पुल किया, तो आप इसे पॉइंट बनाओ, रस्सी में टेंशन, टेंशन हमेशा कहां की तरफ लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, एलोंगेटिव टेंशन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्योंकि इधर कोई मास तो है नहीं, तो एफ और टी दोनों बराबर होंगे, यानी रस्सी पे लगाई गई फोर्स और कुछ नहीं, वही टेंशन ही मानी जाती है। तो टेंशन की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं, वो हो गई 2mg। अब आप इधर आ जाओ, तो यहां पर टेंशन ऊपर लगा विच इज 2mg, और नीचे की तरफ हमारे पास आ गया mg, और एक्सेलरेशन इस सेकंड केस का हमने ले लिया a2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सेकंड केस को, और सेकंड केस के अंदर चलाने वाला हो गया 2mg, रोकने वाला हो गया mg, इक्वल्स टू मास हो गया m, और एक्सेलरेशन 2 हमने ले लिया। तो a2 का वैल्यू यहां से आप चेक करोगे g के बराबर आ रहा है, इससे तो ज्यादा ही आ रहा है। अब थर्ड केस पर चलते हैं। थर्ड केस तो आप देख रहे हो, यहां पर रस्सी पर 2mg की फोर्स लगाई गई, तो और कुछ नहीं, ये टेंशन का ही काम करेगी। तो फट से ब्लॉक पे आ जाओ, तो जो टेंशन ब्लॉक पे लग रही है वो हो गई 2mg। यहां पर पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, बस इसका जो वेट है वो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर रहा है। तो मैं जनरली लेक्चर धरती पे वो हो जाए, किसी काम का हमारे अभी तक तो नहीं है जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा। तो चलाने वाला हो गया 2mg, एक्सेलरेशन हमने इस थर्ड केस का a3 ले लिया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो 2mg चलाने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है, इक्वल्स टू मास उसका m ही है, इनटू एक्सेलरेशन हमने a3 ले लिया। तो a3 का वैल्यू मेरे पास आ गया 2g। तो आप देख रहे हो एक एक डायग्राम को वर्कआउट करना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट आता है। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट सवाल 100% हो जाता है अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो। अब हम इस केस पे आ जाते हैं। इस केस में आप देखोगे तो इधर हमारे पास ये ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास 2m है, तो इधर वेट लगा 2mg, यहां पर टेंशन आ गई t, यहां टेंशन आ गई t, और कोई रोकने वाला इधर है नहीं, ठीक है ना। जो mg है वो इधर है, तो कई बार बच्चे गलती से पीछे mg लगा जाते हैं, ऐसा मत करना। एक्सेलरेशन इस फोर्थ केस में हमने a4 ले लिया, ठीक है, और फट से हमने ये पूरा सिस्टम लिया, और t से t हमने कैंसिल आउट किया। अब हम इसको कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो चलाने वाला 2mg, रोकने वाला कोई नहीं, तो 2mg माइनस 0 इक्वल्स टू 3m a4। तो a4 का जो वैल्यू मेरे पास आ गया वो आ गया 2g/3। तो अब आप देख सकते हो उसके अंदर कि हमारा फोर्थ केस का एक्सेलरेशन 2g/3। हमसे पूछा गया मैक्सिमम किस में होगा, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो थर्ड वाले में आ रहा है, यानी इसमें आ रहा है। तो राइट आंसर हो गया इसका थर्ड वाला, यानी ये जो सिस्टम है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन पजेस करेगा। सिंपल। चलते हैं हम लोग आगे, तो रिवीजन भी बढ़िया हो गया इससे। अब ये जो प्रॉब्लम देख रहे हो ओरिजिनली एम्स का प्रॉब्लम था, ठीक है ना, लैमिस थ्योरम भी इसको बोलते हैं, बट जनरली मैंने आपको सिखाया हुआ है जब भी 90 डिग्री का डायग्राम बने तो वहां आप ट्राइंगल लॉ लगा लो, बेस्ट रहता है। तो मैं जिनको नहीं आता उनको सिखा देता हूं। तो कहानी ऐसी है कि ये प्रॉब्लम कई लोगों को परेशान करता है और कर भी सकता है आगे, ओरिजिनली तो एम्स का ही है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम करा कैसे जाता है, इसमें प्रॉपर ज्योमेट्री का यूज होता है, वो कैसे वो सुनो। ये कह रहा है यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W, ठीक है ना, एंड रेडियस 3 मीटर इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो ये देख रहे हो ना, ये यहां से यहां तक स्ट्रिंग लगी हुई है 2 मीटर लेंथ की, और इसका रेडियस जो है वो 3 मीटर है। अब इनका यूज क्या है, तो ये देखो यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया विच इज 3 मीटर, ठीक है, और इधर जाकर के ये भी रेडियस हो गया विच इज ऑल्सो 3 मीटर। तो यहां पर ये जो ज्योमेट्री दे रखी है आपको, ये इस ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए दे रखी है
ये जो हो जाएगा हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसके स्क्वायर का अंडर रूट, और वैसे भी 3, 4 और 5 वाला ही ट्राइंगल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये एंगल हमने थीटा ले लिया। सही है। तो ये जो ज्योमेट्री का यूज है ये इस ट्राइंगल की सॉल्विंग में है। अब हम एंगल जो चाहिए वो यहां पर यूज कर सकते हैं। अब हम लगाएंगे फोर्सेस। हमसे क्या पूछा जा रहा है? टेंशन पूछा जा रहा है। इसने तो हमसे एक ही चीज पूछी, टेंशन, ठीक है ना, और हम टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेते, हम सारी चीज बता के आएंगे। तो सुनो, वापस से मैंने डायग्राम लिया इस तरीके से, इसको यहां टांग दिया, सस्पेंड कर दिया, ठीक है ना। अब फोर्सेस लगाते हैं। तो दीवार से इस तरीके से एक्ट किया नॉर्मल रिएक्शन, रस्सी में एक्ट किया टेंशन, सेंटर से नीचे एक्ट किया इसका वेट। सही है। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगी। तो अगर यहां पर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन पूछी जाए, खैर यहां तो वैल्यू पूछी गई है, तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछी जाए तो हम ऐसे लिखेंगे कि तीनों का जो रिजल्टेंट होगा t प्लस डब्ल्यू प्लस एन, ये मिल करके 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो टी डब्ल्यू एन का वेक्टर सम 0 के बराबर होगा। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सवाल वो है। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हम ये कह सकते हैं ये इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल अपोजिट है, या ये इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल अपोजिट है, या कोई भी एक बाकी दो के रिजल्टेंट के इक्वल अपोजिट है। अब जहां 90 डिग्री बन रहा है वहां हमें फायदा मिलता है, तो मैं दिखाता हूं कैसे। तो ये W नीचे लगा, N इधर एक्ट किया, T इधर एक्ट कर रहा है, फट से हमने इधर पैरेललोग्राम बनाया और ये इसका डायगोनल इस तरीके से इंडिकेट किया। ये T को इंडिकेट कर रहा है, ये N को इंडिकेट कर रहा है। आप देख रहे हो ना, एक ये ट्रायंगल बन गया। इसमें ये एंगल हम जानते हैं वर्टिकल से थीटा। आप जरा चेक करो, ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन क्या कहता है कि किसी ट्राइंगल के अंदर अगर 3 साइड से हो और सारे सेम ऑर्डर में है, ऑर्डर मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो सबका वेक्टर सम 0 होगा। तो वेरीफाई करो, ये और ये तीनों सेम ऑर्डर में है तो सबका वेक्टर सम 0 के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन 100% फुल प्रूफ तैयार है। अब हमें निकालना है टी। हम जानते क्या है, हम डब्ल्यू जानते हैं, थीटा जानते हैं। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत है, ये दो मिले बाकी आप उड़ा सकते हो। अब जैसे टी निकालना है तो मैंने कॉस थीटा की आइडेंटिटी लगा देनी है इसके अंदर। तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बाई टी के बराबर। तो टी का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा डब्ल्यू बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्राइंगल से मिल जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5। तो 4 इधर आ गया, 5 ऊपर चला गया। तो टेंशन की वैल्यू 5W/4, वो रहा ऑप्शन, हमें साफ चमक रहा है। और भी मैंने कहा था और भी बताऊंगा। नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है। अब नॉर्मल के लिए आप लगा लो टेन थीटा, या अगर आपका मूड नहीं है आप इसमें रिलेशन जो चाहिए सो कर सकते हो। तो नॉर्मल के लिए अब मैं लगा लेता हूं टेन थीटा, तो n बाई डब्ल्यू इक्वल्स टू टेन थीटा। तो n की वैल्यू आ गई W और टेन थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 3/4, ठीक है ना। तो 3/4, तो ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन भी आ गई, टेंशन भी आ गई। मेरे ख्याल से अब ऐसा सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। तो आप इस तरीके से करके राइट एंगल ट्राइंगल से इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ज्योमेट्री से एंगल निकाल सकते हो और इसका यूज ट्राइंगल लॉ के अंदर कर सकते हो। क्लियर अच्छे से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो स्प्रिंग के एग्जांपल। अब स्प्रिंग वाले सिस्टम में क्या होता है, ठीक है ना, दोनों मासेस इस तरीके से होते हैं, तो यानी इसमें सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन नहीं होता। तो जब सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन नहीं हो, सिस्टम के अंदर पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हो, जैसे पहले मैं कंसेप्ट बताऊं। तो जैसे मान लो ये मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये M1 है, ये M2 है, और मैंने इस पे फोर्स F1 की लगा रखी है। ये चल रहा है कुछ A1 के एक्सेलरेशन से, ये चल रहा है कुछ A2 के एक्सेलरेशन से। हमें नहीं पता ये स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन है या कंप्रेशन है। बहरहाल स्प्रिंग फोर्स आप जानते हो कि इलोंगेट होने पर और कंप्रेस होने पर Kx के बराबर लगती है। अब ऐसा नहीं होता कि इस पे अलग लग जाए और इस पे अलग लग जाए, जहां जहां स्प्रिंग जुड़ी है दोनों जगह पर सेम फोर्स ही लगेगी। तो पहले तो ये वहम क्लियर कर लो। तो मेरे को नहीं पता, मैंने मान लिया इसमें एलोंगेशन है तो इस पे मैंने Kx लगाया, तो यहां भी मैं Kx लगाऊंगा। कई बार कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब करेंगे हम सिस्टम बाउंड्री से। जैसे ही हमने सिस्टम बाउंड्री बनाई, इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखते थे नेट फोर्स बराबर ma, ठीक है ना, वो हम तब लिखते थे जब सिस्टम के सारे पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन से चल रहे हो। अगर वो अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे हो तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ, यानी नेट फोर्स का समेशन इक्वल्स टू सिग्मा एम ए। अब इसको ब्रेक कैसे करेंगे, मान लो इस पे दो फोर्सेस लग रही होती और अच्छा हो गया, ठीक है ना। अब सिग्मा एफ के अंदर आ गया, मान लो ये डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली, ये नेगेटिव ले ली, तो F1 माइनस F2, ठीक है, सिग्मा एम ए। अब हर एक पार्टिकल जो सिस्टम का पार्टिकल है, सिस्टम का पार्ट है, सबका मास और एक्सेलरेशन लेते जाओ विद प्रॉपर साइन, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। तो M1 A1,
प्लस m2a2। तो अगर हमारे सिस्टम के पार्टिकल अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहे होते हैं तो हम सबका ma अलग अलग लिखते हैं। ये हो गया बेसिक रूल जब सिस्टम के पार्टिकल के डिफरेंट एक्सेलरेशन हो। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आपको क्या दे रखा है डायग्राम में, पढ़ो। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास, टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 4 एंड 6 केजी। तो ए का मास हमें दे रखा है 4 केजी और बी का मास हमें दे रखा है 6 केजी। ठीक है, आगे बोल रहा है आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। तो खिंची हुई स्प्रिंग से ये कनेक्टेड है, एलोंगेशन है इसने खुद दे रखा है। तो हमने फट से फोर्स लगा ली के एक्स की इधर और के एक्स की इधर। आगे देखते हैं, When the two blocks are released, तो इनको हमने छोड़ा, simultaneously the initial acceleration of B, यानी छोड़ते ही जो एक्सेलरेशन है B का वो है 1.5 वेस्टवर्ड, यानी इधर के डायरेक्शन को ये वेस्ट बोल रहा है। ठीक है, बोल लें तो लेफ्ट भी बोल सकता था। आगे क्या करे, कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए बता दो। हमें क्या पता ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, कहां होगा, कहीं पर भी मान लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप राइट ले लो, लेफ्ट ले लो, गलत होएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, सही लिया होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, इतना सा काम होता है। तो मान लो मैंने ए का एक्सेलरेशन इधर ले लिया A1, क्या करेंगे, सिस्टम बाउंड्री बनाएंगे। ठीक है ना, अब इसमें जो इंटरनल हो गई वो कैंसिल आउट हो गई, तो ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई। अब सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एम, से हम इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिग्मा एफ यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स, सिग्मा एम ए, अब कोई भी इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिख रही तो ये जीरो हो गया। सिग्मा एम ए, अब इधर साइड निगेटिव इधर साइड पॉजिटिव, अपना वही बेसिक साइन कन्वेंशन। तो 6 इंटू 1.5, ठीक है, प्लस 4 इंटू A1। तो यहां से A1 का वैल्यू मेरे पास आ गया 9/4, पॉजिटिव आ रहा है यानी राइट साइड पर ही आएगा। यानी फर्स्ट वाले ब्लॉक का, ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 9/4 होगा। इसको और डिवाइड कर लें क्योंकि हमें फ्रैक्शन में, डेसिमल में देना है। 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट हैंड साइड को हम बोलेंगे ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ईस्ट की तरफ होगा, तो इसका राइट आंसर आ गया 2.25 ईस्ट। तो दैट मींस ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से स्प्रिंग के अंदर डिफरेंट एक्सेलरेशन आपको हैंडल करना। मान लो इस पे एफ की फोर्स इधर लगा के दे रखी होती, कुछ वैल्यू दे देता, सपोज करो 10 न्यूटन। अब क्या करते, ठीक है ना, वैसे ही करते जैसे किया। तो सिग्मा एफ में आ जाता आप 10, सही है। ये अपना एज इट इज रहता -6 इंटू 1.5, तो 10 मैं उड़ा दूंगा, हटा दूंगा इसको, बराबर -6 इंटू 1.5 प्लस 4A1। अब 9 हो जाता है, ये 9 इधर जाता, 19 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू A1। ऐसे करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। मान लो इधर भी फोर्स लगा देता, आपको तो सर ये तो मतलब सवाल के अंदर ही सवाल बनाए चले जा रहे हो, तभी तो मजे आते हैं। 5, अब क्या करते, सिग्मा एफ में आ जाता 10 -5, तो ये बचता हमारे पास 5। ये घूम करके इधर आता 9 और 5 हो जाता 14, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू A1। तो मतलब आप जितने चाहिए उतने सवाल इसके अंदर बना सकते हो अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। मैं इन सबको गायब कर दूं वरना बाद में कंफ्यूज हो गए क्या था और क्या नहीं था। आगे आप तो स्प्रिंग क्लियर, अच्छे से क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कटिंग वाला सवाल रखा है थोड़ा सा अलग स्टाइल में। हर बार आप वही करती हो, यहां से स्प्रिंग काट दी, मैं खूब करा दी आपको, ठीक है ना, आपके लिए नया नहीं है। तो मैंने इस बार थोड़ा सा नया रखा कि यहां से काटते हैं, स्प्रिंग की जगह स्ट्रिंग काटते हैं, मजा भी आएगा सीखने में। फॉर्मेट भी वही रहेगा बस थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो पढ़ो, ये कह रहा है ब्लॉक्स ऑफ मास 2 kg एंड 2 kg आर कनेक्टेड बाय मासलेस आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 10। तो हमें स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 10। अपर ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ बाय अ लाइट स्ट्रिंग। तो लाइट स्ट्रिंग मतलब आइडियल स्ट्रिंग हमने ले रखी है, मासलेस स्ट्रिंग ले रखी है। द सिस्टम शोन इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में यानी नेट फोर्स 0 है और बाकी फोर्सेस बैलेंस्ड है। आगे, नाउ स्ट्रिंग ए इज नाउ कट, तो हम इस रस्सी को काट देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग ए इज कट विल बी। तो ऐसे सवाल को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी है, सिंपल सी ट्रिक भी है, वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और प्रोसीजर भी मैं आपको दे रहा हूं। लेक्चर्स में हमने खूब किया है, स्ट्रिंग काटे, स्प्रिंग काटे, 10 डब्बे जोड़ दो, कितने भी जोड़ दो, सारी चीजें हम लोग निपटा चुके हैं। तो ये बेसिक रिवीजन रखते हैं हम लोग जितना नीट लेवल के लिए। सबसे पहले इक्विलिब्रियम सुनते ही फोर्सेस बैलेंस करो, हमेशा लोअर साइड से स्टार्ट करो। तो अपर जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे जो भी फोर्सेस लिखोगे वो बैलेंस करके लिखते जानी है। जैसे इसका वेट 20 न्यूटन नीचे आ गया, स्प्रिंग की फोर्स के एक्स ऊपर आ गई, ठीक है ना, क्योंकि इस ब्लॉक पर और तो कोई फोर्स लग नहीं रही, ये दोनों आपस में बैलेंस्ड होंगी, यानी के एक्स का वैल्यू 20 न्यूटन होगा। फट से इस पे उल्टा करके के एक्स लगाओ, वैल्यू 20 न्यूटन लिखो। यहां पर नीचे 20 न्यूटन इसका वेट लगाओ, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। और ये जो रस्सी आ गई इसकी टेंशन को 20 न्यूटन दिखाओ, सॉरी इसकी रस्सी की टेंशन को जोड़ करके 40 न्यूटन दिखाओ।
तो रस्सी की टेंशन को आप इस ब्लॉक की फोर्सेस बैलेंस करके भी लिख सकते हो, ऐसे सिस्टम बना दें ये कटेगा, ये और ये मिल करके भी लिख सकते हो। तो चॉइस आपकी है, जैसे चाहिए आप वैसे कर सकते हो। अब मुद्दा ये है, हम स्ट्रिंग को काट रहे हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग को काटते ही क्या होता है, जब हम रस्सी को काटते हैं तो तुरंत उस रस्सी की टेंशन गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। स्प्रिंग की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स को चेंज होने में टाइम चाहिए। हम बात कर रहे हैं एट द इंस्टेंट की, ठीक है ना। तो इंस्टेंट पर कौन चेंज होता है, इंस्टेंट पर सिर्फ टेंशन चेंज होता है। अब सपोज करो अगर मैंने ये काट दी होती, स्प्रिंग काट दी होती, तो तुरंत इधर की टेंशन चेंज हो जाती और इसका वैल्यू हम कुछ और लेते, वो कितना होता वो हम सिचुएशन देख करके उसको हम निकालते। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये, स्प्रिंग को काटते ही स्ट्रिंग की टेंशन तो तुरंत चेंज होगी, बस स्ट्रिंग, शब्द ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग को काटते ही स्प्रिंग की टेंशन चेंज नहीं होगी, स्प्रिंग की फोर्स को चेंज होने के लिए टाइम चाहिए। तो आप क्या करोगे, एक कंसेप्ट दे रहा हूं फिर ट्रिक दूंगा। तो जैसे ही आपने इसको उड़ाया, अब सिस्टम के अंदर जो बचा, तो ये तो गया, टेंशन जीरो हो गई। अब सिस्टम के अंदर जो बचा, इसका वेट बचा 20 न्यूटन, के एक्स एज इट इज रहा 20 न्यूटन, ठीक है। और इसका वेट आ गया नीचे 20 न्यूटन, और ऊपर आ गया के एक्स 20 न्यूटन। अब आप देखो कौन से ब्लॉक की फोर्सेस अनबैलेंस्ड हुई। तो क्योंकि इधर का टेंशन गायब हो गया, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ नीचे है, तो इस ब्लॉक के पास तो एक्सेलरेशन आएगा, A1 नाम डाल देते हैं। इसकी फोर्सेस चेक करोगे तो ये फोर्सेस अभी भी बैलेंस्ड हैं, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। समझ गए अच्छे से। अब ये एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाय मास। तो 20 20 40 डिवाइडेड बाय 2, 40 डिवाइडेड बाय 2 यानी आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। अब मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। तो जिस चीज को काटते हैं, ठीक है ना, जैसे रस्सी काटी, तो रस्सी की जितनी टेंशन थी, ठीक है ना, वही टेंशन हमारे पास नेट फोर्स के फॉर्म में बचती है। तो मैंने मान लो स्प्रिंग काट दी, तो नेट फोर्स तो बचेगी वो और कुछ नहीं, वो 20 न्यूटन ही बचेगी। मान लो मैंने स्ट्रिंग काट दी, तो नेट फोर्स तो बचेगी वो स्ट्रिंग की टेंशन के बराबर बचेगी, तो वो फोर्स डिवाइडेड मास बाय मास, वो उसका एक्सेलरेशन हो जाता है। ये सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, इसे भी लगा सकते हो। तो बहरहाल हमारे पास आंसर आ चुका है, एंड दैट आंसर इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट ऑप्शन हो गया डी। तो मेरे ख्याल से ये अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट आपको अब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। मास्टर शीट के अंदर भी प्रॉब्लम मिल जाएगा, तो आई थिंक उधर दिक्कत नहीं है। बाकी वर्क पावर एनर्जी में भी इस तरीके के प्रॉब्लम मिलेंगे। अब ये पुली का एक कंसेप्ट, हालांकि पुली अभी हम देख चुके हैं, बट पुली में क्या होता है, कई बार यहां पर स्प्रिंग मास सिस्टम लगा देते हैं और इस स्प्रिंग मास सिस्टम की रीडिंग पूछते हैं, फिर इसे लिफ्ट में ले जाकर के भी पूछते हैं। मैंने दोनों रखे हुए हैं, ठीक है ना, मजे आएंगे। तो सबसे पहले हम इस सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे, इस पे हम बाद में पहुंचेंगे। एक्सेलरेशन वही चलाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास। तो हमने एक्सेलरेशन निकाला, ये बेसिक आई थिंक सब सारे बच्चे जानते हो, 11th क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ते ही हैं। तो मान लिया मैंने m1 भारी है, m2 हल्का है, तो m1 माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब किसी भी एक ब्लॉक से हम टेंशन निकालेंगे, एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो। इस तरीके की टेंशन जो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास कर रही है, उसकी टेंशन होती है ट्वाइस m1 m2g बाय m1 प्लस m2। आगे हेल्प करेगी, इसलिए बता रहा हूं। अब जो रेडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगी, तो इस स्प्रिंग बैलेंस की जो फोर्स होगी, ठीक है ना, आप पुली के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को बैलेंस करके लिख लो, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होगी, या स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर की फोर्स की वैल्यू होगी 2t के बराबर, मतलब 4m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इससे हम रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस निकालते हैं। जैसे सपोज करो ये होता हमारा 3 kg, ये होता हमारा 2 kg, और कोई पूछता है यहाँ की रीडिंग बताओ, तो फट से डायरेक्ट बता देते, ट्वाइस 3 इंटू टू, ट्वाइस 3 इंटू टू तो टेंशन हो जाती, और अगर हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग निकालनी है तो 4m1 m2g यानी 4 इंटू टू इंटू 3 बाय 3 प्लस 2 इंटू जी, काम डायरेक्ट हो जाता। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में इजी लेवल का माना जाता है, और स्टूडेंट्स को करके आ जाना चाहिए होता है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से ज्यादातर स्टूडेंट इसको इजिली अटेम्प्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम फंसती है जब हम इस सिस्टम को लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं, वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का होता है, वो अभी मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप ये देख रहे हो, एक घिसा पिटा प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, रखना जरूरी था ताकि आप इसको सीख सको। तो कहानी ऐसी है, इधर 5 kg, इधर 3 kg, इधर 1 kg। करना क्या वो देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग बी एंड सी, यहां की टेंशन पूछी। अगर वो ये पुली वाली पूछता तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है ना। तो कई बार एग्जामिनर हमसे ज्यादा चालाक होता है, तो ये टेंशन अगर पूछी जाती तो हम डायरेक्ट आंसर देते। अभी तो किया ट्वाइस m1 m2, हम ये पूरा एक साथ बना देते इसको 4 kg, ठीक है ना, ट्वाइस m1 m2g बाय m1 प्लस m2, काम खत्म एक ही बार में। पर ये और ज्यादा मक्कार निकला, ये कहता है यहां की टेंशन बताओ, तो करते हैं भाई इसको। अब ये टेंशन निकालने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लगा फोर्स 50 न्यूटन का, या 5g लिख सकते हो, यहां लगा 30 न्यूटन का, यहां लगा 10 न्यूटन का, ठीक है ना।
बाकी के जो फोर्सेस हैं, जैसे इधर की टेंशन T1, इधर की टेंशन मैंने T1 ले ली, ये टेंशन T2, ये टेंशन T2, स्ट्रिंग अगर अलग है तो टेंशन अलग अलग। अब सिस्टम बाउंड्री बनाई तो फायदा देखो, T1 कट गया, T2 कट गया, तो टेंशन लगाने की पहली स्टेप में जरूरत ही नहीं है, पहले लगाओ आप एक्सटर्नल फोर्सेस और एक्सेलरेशन निकालो। अब ज्यादा कौन है, इधर हो गया टोटल 40, इधर हो गया 50, तो यही ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन हमने ए इस डायरेक्शन में ले लिया। तो पहले हम इस ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो 50 माइनस 40 इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास 5 3 8 और 1 9, 9 इंटू ए। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10/9, या फिर आप इसको प्रिसाइसली जी के टर्म में G/9 लिख सकते हो। एक्सेलरेशन आ गया। अब इजीली हम T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वाले ब्लॉक को सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि इस पे कम फोर्सेस लग रही हैं, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इक्वेशन बनेगी चलाने वाला। चलाने वाला आप किसको माना जाए, जो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होता है वो चलाने वाला, और जो उल्टा होता है उसे रोकने वाला बोलते हैं। तो T1 माइनस 10, T1 माइनस 10 इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन, वो हो गया G/9। तो ये इसको इधर लाओ, तो T1 की वैल्यू आ गई 10 प्लस 10/9, तो 90 और 100/9, जिसको हम लिखेंगे 10G/9। तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ जी, हमें आंसर देना था, तो राइट आंसर हमारे सामने है, वो हो गया फोर्थ वाला। तो मेरे ख्याल से इजीली समझ आ गया, आराम से आप पुली वाले प्रॉब्लम भी देख गए, ठीक है ना, और इसमें दिक्कत भी नहीं आ गया। वो जो सूडो फोर्स वाला वो भी बताऊंगा। नेक्स्ट देखते हैं, आ गया देखो। ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता, लिफ्ट के भी प्रॉब्लम है आज, मजेदार है, सारा खेल मजेदार है। तो सूडो फोर्स, सूडो फोर्स कब लगती है, सूडो फोर्स तब लगती है जब हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, बुक की लैंग्वेज नहीं बोल रहा, जब हम किसी एक्सेलरेटिंग, हमारे ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो अगर हम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से बैठ के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लगेगी सूडो फोर्स। कहां, क्यों क्यों लगेगी, सिंपल देखो, रिलेटिव आपने पढ़ा, जब भी आप किसी चीज में जाते हो उसकी सारी चीजें उल्टे करके ट्रांसफर करनी पड़ती हैं। तो जब आप किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में जाओगे तो वो एक्सेलरेशन उल्टा करके तो देना पड़ेगा, मास से मल्टीप्लाई कर दो, वही सूडो फोर्स हो गया। आ गया सिंपल शब्दों में समझ। तो अगर मैं किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हूं तो मेरे एक्सेलरेशन को उल्टा करके ऑब्जेक्ट को दो और उस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करो, तब वो बनेगी जाकर के सूडो फोर्स, ठीक है ना। तो ये सूडो फोर्स का कंसेप्ट होता है। जैसे ये लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है, अब आप लिफ्ट में बैठोगे तो सूडो आएगा नीचे, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस पर्सन के ऊपर, और इस पर्सन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो सूडो फोर्स बन जाएगा यहां पर। अच्छा चलो, ये तो मैं भी बताता हूं। तो फिलहाल सूडो फोर्स अच्छी तरह समझ आना चाहिए। सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है, इमेजिनरी, क्योंकि हम जब बैठते हैं तब हमें लगाना पड़ता है, रियल फोर्स नहीं होता। तो सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है, और ये जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठते हैं तब लग। एक और बात, सूडो फोर्स हमारी वजह से लगता है, हम हो गए एक्सटर्नल एजेंट, तो वो भी एक्सटर्नल एजेंट का काम करता है। तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन हो कि सूडो कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, एजेंट होता है, हमारी वजह से लग रहा है, तो वो हमारे जैसा ही होगा, यानी एक्सटर्नल एजेंट का काम करता है। ये पॉइंट भी क्लियर। अब लिफ्ट और वेइंग मशीन, तो देखो यहां लिफ्ट का खेल बड़ा सिंपल सा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई, कई लोग कह देते हैं ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर देखते ही, मैं थम्स अप कर रहा हूं, ठीक है, बताता हूं क्यों। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर, लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, नहीं, जाना मतलब वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। तो लिफ्ट का ए अपवर्ड है, तो ऐसा भी तो हो सकता है लिफ्ट नीचे जा रही हो डी एक्सेलरेट करते हुए, तो भी तो ए अप है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर रखो। तो ए का डायरेक्शन देने से इसका गारंटी नहीं होता कि लिफ्ट ऊपर जा रही है। ए का डायरेक्शन देने से दो केसेस हो सकते हैं, अगर जा रही है ऊपर तो एक्सेलरेट कर रही है, और नीचे जा रही है तो वही डी एक्सेलरेट कर रही है। तो एक साथ दो बातें निकलती हैं यहां पर, ये केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है ना। तो खैर, अब मैं यहां पर बोल करके चल रहा हूं कि एक लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन यानी इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, एक्सेलरेशन 0 है, तो एन की वैल्यू mg के बराबर आ गई, इसको हम बोलते हैं ट्रू वेट, ठीक है ना, यानी रीडिंग ट्रू वेट के बराबर है। अब अगर लिफ्ट का ए अपवर्ड है, मैंने नहीं बोला लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप ये बात पकड़ना भी मत, लिफ्ट ऊपर जब तक बोला ना जाए तब तक तो अपनी तरफ से बोल भी मत देना। तो ए अपवर्ड है, तो या तो हम बोलेंगे लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करते हुए जा रही है, या नीचे डी एक्सेलरेट करते हुए जा रही है। डी एक्सेलरेट करेगी तो भी ए अपवर्ड होगा, और एक्सेलरेट करते हुए जाएगी तो ए अपवर्ड ही होगा, समझ गए। तो अब हमें रीडिंग निकालनी है, तो हम कहां से देख रहे हैं ये मैटर करता है। अगर हम ग्राउंड से देखें, ठीक है ना, तो अगर हम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करें, तो ग्राउंड को हम क्या लेते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेशन 0 लेते हैं उसका, ठीक है ना, आइडियल फ्रेम लेते हुए चलते हैं, होता नहीं है ये, मैंने लेक्चर्स में बताया हुआ है पॉइंट। तो अब अगर हम इसको ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो n माइनस एम जी बराबर एम ए, ये इक्वेशन बनेगी, और n की वैल्यू आ जाएगी m टाइम्स जी प्लस ए। और अगर हम लिफ्ट के अंदर बैठ करके देखें
तो यही ए इसको उल्टा करके देना पड़ेगा और m से मल्टीप्लाई करेंगे, सूडो बन जाएगा। लिफ्ट से देखेंगे तो ये हमें रेस्ट पर नजर आएगा, फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो n की वैल्यू mg प्लस m है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है कि लिफ्ट के अंदर बैठ के देखने से इक्वेशन अलग हो गई, बाहर से देखने से इक्वेशन अलग हो गई, कहीं से भी देखोगे इक्वेशन वैसी ही रहेगी। अगर अलग आती है तो इसका मतलब आपने गड़बड़ करी है, और इसलिए बोला भी जाता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते तब तक जब तक सूडो नहीं लगाओ। ये भी कंसेप्चुअल वाली बात थी, ठीक है ना। खैर, अब इसी तरह ए डाउनवर्ड है, तो यहां तो लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेट करते हुए या ऊपर जा रही है डी एक्सेलरेट करते हुए, दोनों बातें हैं। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू एम जी माइनस ए आ जाएगी, और अगर लिफ्ट फ्री फॉल करेगी तो ये जीवन में कभी वेट निकालने लायक तो बचेगा नहीं, रीडिंग 0 हो जाएगी। तो सिंपल शब्दों में बोला जाए, ए अप, थम्स अप, वेट अप, ठीक है ना। ए डाउन तो वेट डाउन, ऐसे करके आप बोल सकते हो। ये सिंपल और बेस्ट तरीका है इसको ध्यान रखने का। और ये जो जी प्लस ए और जी माइनस ए, इनको हम जी फैक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जी प्लस ए जी फैक्टिव का काम करेगा, जी माइनस ए भी जी फैक्टिव का काम करेगा। चलते हैं आगे। अब आप देख रहे हो ये केस जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और पहले भी मैंने बताया हुआ है, फिर से बता रहा हूं। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जा रही है, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड फ्लोर पर रुकी हुई होगी, फर्स्ट फ्लोर पर भी रुकेगी, छत तोड़ के तो बाहर ही नहीं निकलेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब लिफ्ट पहले एक्सेलरेट होगी, फिर डी एक्सेलरेट होगी और रुकेगी। गेम समझ आ गया। तो इसमें कंसेप्चुअल पूछता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। तो आप ध्यान रखो, लिफ्ट ऊपर जा रही है, पहले वो एक्सेलरेट होगी, ऑब्वियसली स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, यानी ए का डायरेक्शन अपवर्ड हो गया, ए अप तो वेट अप, यानी रीडिंग हो जाएगी एम जी प्लस ए। अब पहुंची आधे रास्ते, एक्सेलरेट ही होती रहेगी तो रुकेगी कहां से, रुकने के लिए डी एक्सेलरेट होना पड़ेगा, यानी अब ए डाउन होगा, ठीक है ना। यानी अब जो रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन होगी उसकी वैल्यू एम जी माइनस ए होगी, और जब वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच के रुक जाएगी तो एम जी के बराबर हो जाएगी। तो यही कहानी यहां पूरी डिटेल से मैंने बताई हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर पर ट्रू वेट मिलेगा, एक्सेलरेट करेगी तो एम जी प्लस ए मिलेगा, रिटार्ड करेगी एम जी माइनस ए मिलेगा, और वापस से फर्स्ट फ्लोर पहुंचेगी तो ट्रू वेट, ठीक है ना। अब आप बताओ मेरे को, अगर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आएगी तो क्या होगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा। तो फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ रही है, एक्सेलरेट करेगी, पहले स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, फिर रुकने के लिए डी एक्सेलरेट करेगी। नीचे आते हुए एक्सेलरेट कर रहा है यानी ए डाउन, नीचे जाते हुए डी एक्सेलरेट करना है यानी ए अप। तो शुरू में वेट कम होएगा और फिर बाद में वेट बढ़ेगा, यानी वेट पहले डिक्रीज करेगा बाद में इंक्रीज करेगा। गेम ओवर। तो अब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आना, कोई से फ्लोर से कोई से फ्लोर जाना, लिफ्ट में तो दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं आगे। अब इस पे बेस्ड ये वाला सवाल है, अब आप इसको फूक के रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर पढ़ो। ये कह रहा है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन अ फ्लोर ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट स्टार्ट मूविंग अप। तो देखो डायरेक्शन खुद चिल्ला चिल्ला के दे रहा है, अपनी तरफ से प्रेडिक्शंस मत लेना। with magnitude of acceleration a, moves with uniform velocity for some time, finally deaccelerate with same magnitude to stop। तो पहले ऊपर जाते हुए एक्सेलरेट, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी ट्रू वेट, और फिर रिटार्ड यानी ए डाउन यानी कम वेट, ठीक है ना। तो ये कहता है जो मैक्सिमम और मिनिमम वेट रिकॉर्डेड है, मैक्सिमम कब होगा जब ए अप होगा, सिंपल फंडा, ठीक है ना, और मिनिमम कब होगा जब ए डाउन होगा। तो मैक्सिमम वेट की वैल्यू यानी एन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास हो गई फॉर्मूले वाइज एम टाइम्स जी प्लस ए, और ये दे रखा है 64 किलोग्राम वेट, न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैक्सिमम वेट हो गया 64 जी, एम जी प्लस एम ए। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखें वो पूछना क्या चाह रहा है। एंड 60 किलोग्राम वेट इज द मिनिमम वेट यानी डी एक्सेलरेशन के वक्त, यानी एम जी माइनस ए। तो 60 जी इक्वल्स टू एम, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस एम ए। अब करना क्या है, दो इक्वेशन बन गई और दो अननोन हमें दिखाई दे रहे हैं, एक अननोन एम है एक अननोन ए है। पूछना क्या चाह रहा है, ट्रू वेट ऑफ द पर्सन बताओ। मैं तो होता तो ए का वैल्यू भी पूछ लेता, अब मैं हूं तो पूछूंगा ही ना आपसे, इसका मतलब तो दोनों को ऐड कर दें, एम ए कैंसल आउट हो जाएगा, एम जी का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको अगर हम ऐड करें तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा, ऐड करने पर ये बन जाएगा 124 जी बराबर ट्वाइस ऑफ एम जी। समझ आ गया जी, ये जी से जी गया और ये यहां पर डिवाइड हो गया, तो m की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 62 किलोग्राम वेट। तो 62 किलोग्राम वेट उसका ट्रू वेट, समझ गए आप। अब a निकालना है तो a निकालना है, या तो m को पुट कर दो या फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4g बराबर 2m, ठीक है ना। अगेन m तो जरूरी है ही है, बिना m के ये तो नहीं निकले, हाँ जब तक आप रेशियो नहीं लो तब तक डायरेक्ट नहीं आएगा। ओके खैर हमने m निकाल लिया तो मैं डरने की जरूरत नहीं, 62 पुट कर देते हैं, तो 4g, g की जगह 10 आ गया, इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू 62 a। तो a की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो इधर से आ रही है 20 डिवाइडेड बाय 62 यानी 10/31।
तो 10/31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन भी है और इसके रिटार्डेशन का वैल्यू भी है। तो सारी बातें A to Z अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। तो देखो अब हम आ जाते हैं वही लिफ्ट पुली वाला सिस्टम। अब इसके अंदर कंसेप्ट ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, बोल रहा हूं एक्सेलरेट करते हुए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें टेंशन निकालनी है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, यहां पर फोर्स निकालनी है। मैंने बोला ना मॉडरेट टू हार्ड लेवल का सवाल माना जाता है। सबसे पहला काम लिफ्ट में घुस जाओ, घुसते ही तुरंत आप जो एक्सेलरेशन इनका देखोगे इसका नाम होगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब बस जी की जगह नहीं कोई सूडो जूडो लगाने की भी जरूरत नहीं, बस सिंपल कंसेप्ट, जहां जहां जी आ रहा था वहां जी इफेक्टिव कर दो। तो लिफ्ट का ए अप है तो जी प्लस ए कर देना, नीचे है तो जी माइनस ए। तो अब आप जो ए रिलेटिव लिखोगे वही हो जाएगा चलाने वाला माइनस रोकने वाला बाय टोटल मास इनटू जी इफेक्टिव। सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। जी इफेक्टिव फॉर द टाइम बिंग जी प्लस ए हो गया। अभी न्यूमेरिकल देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये तो हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन यानी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अब मान लो ग्राउंड से निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल टास्क हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस, ठीक है ना, मैं यहां वेक्टर लगा रहा हूं, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो वही रिलेटिव वाले फॉर्मूले को ब्रेक करके लिखा, ठीक है ना। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट को मैंने ब्रेक करके लिखा, एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, इसको इधर भेजा तो हमारे पास वन का एक्सेलरेशन ग्राउंड से आ गया। अब जैसा आप देख रहे हो मोशन एक ही एक्सिस पर है, साइन कन्वेंशन से काम चल जाएगा। तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये चला लो। तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन वन का नीचे तो माइनस ए रिलेटिव, ठीक है ना, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो प्लस ए। गेम खत्म। अब इसी तरह 2 का निकालना है तो आप 2 का भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें मैंने पूछी, अभी आगे आपको दिख जाएगा। अब टेंशन लिखनी है, तो जो टेंशन होती है वही पुराना फॉर्मूला ट्वाइस m1 m2 g बाय m1 प्लस m2 g की जगह g इफेक्टिव डाल दो, दैट्स इट। अब मान लो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस लिखना है, तो वो 2t के बराबर होता था, यहां भी वो एज इट इज ही रहेगा, बस g की जगह g प्लस ए आ जाएगा। तो 4m1 m2 g, बस g की जगह मैं यहां लिखूंगा g इफेक्टिव ताकि आपके लिए आसान रहे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मेरे ख्याल से अब आपको इसमें लिफ्ट के अंदर पुली वाले प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे प्रॉब्लम देखो तो दिक्कत भी खत्म हो जाए। तो ये कह रहा है हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं m1 और m2 के, 2 kg और 1 kg। ये कह रहा है लिफ्ट इज हैविंग अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, तो लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या पता करना है हमें इसमें, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रिलेटिव टू द लिफ्ट, यानी रिलेटिव एक्सेलरेशन। सीधे चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ये बताओ, तो पूरी डिमांड चल रही है यहां पर, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg रिलेटिव टू ग्राउंड, टेंशन इन द स्प्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक। और अगर इधर स्प्रिंग बैलेंस लगा होता तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस भी पूछ लेता। पहला काम, बोरिया बिस्तरा उठाओ, लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ, और जो एक्सेलरेशन आपको दिखाई देगा इस एक्सेलरेशन का नाम हो जाएगा ए रिलेटिव, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखो। तो ए रिलेटिव की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, आप ही बोलते जाओ। तो ए रिलेटिव का वैल्यू हो गया चलाने वाला हो गया 2, माइनस रोकने वाला हो गया 1, जी की जगह आ गया हमारा जी माइनस ए, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 2 + 1 लिख लोगे अभी आप सिंपल तरीके से। तो 2 - 1 हो गया 1, 1/3 ऑफ जी प्लस ए, जी माइनस ए, तो 10 - 2 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब हमें 1 वाले ब्लॉक का यानी इस वाले ब्लॉक का ग्राउंड से एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये हो गया रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद प्रॉपर साइन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 1 का कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो प्लस का 8/3, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट नीचे की तरफ है -2, 3 to 6 और 8 में से माइनस करेंगे बचेगा 2/3 मीटर पर सेकंड। इसको आप देख रहे हो एक एक चीज परफेक्ट आ रही है हमारी, और स्टूडेंट इसमें छटपटाते रहते हैं, लगे बड़े रहते हैं किलोमीटर लंबे तरीके लगाने में, सूडो लगाएंगे जूडो लगाएंगे फिर कर कुछ नहीं पाते। नेक्स्ट, टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग द ब्लॉक, तो यहाँ की टेंशन तो हमारी सिंपल ट्वाइस m1 m2 g इफेक्टिव बाय m1 प्लस m2। तो टेंशन की वैल्यू हो गई ट्वाइस m1 m2 हमारा हो गया 1 × 2 डिवाइडेड बाय 3, और जी इफेक्टिव की जगह आ गया हमारा वही सिंपल जी माइनस ए, जो कि हो गया 10 - 2 यानी 8। तो 8 to 16 2, और ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। तो मेरे ख्याल से अब A to Z सारी मुसीबत खत्म। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो अपना भाई मंकी वाला प्रॉब्लम, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करते बरसों से चला आ रहा है, ठीक है ना, और ये हमेशा ही चलता रहेगा, ये कहीं नहीं जाता। तो मंकी वाला प्रॉब्लम का कंसेप्ट ये है, तो मंकी लिफ्ट इसमें रस्सी में ऊपर क्लाइम करता है, बिल्कुल सेम लिफ्ट वाला ही कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। तो क्लाइम करने के लिए रस्सी को खींचेगा तो टेंशन जनरेट होगी,
ये टेंशन कभी भी रस्सी की ब्रेकिंग टेंशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो हो गई तो रस्सी टूट जाएगी, फिर मंकी ऊपर तो नहीं, सीधे ऊपर ही जाएगा, ठीक है ना। तो अब कुल मिलाकर के इस टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ब्रेकिंग टेंशन हो सकती है। जितनी टेंशन ज्यादा रहेगी एक्सेलरेशन मंकी का उतना ज्यादा रहेगा। तो बाकी तो सेम कंडीशन है। मान लो ब्रेकिंग टेंशन हमें दे रखी है, तो हम इक्वेशन बनाएंगे टी माइनस एम जी बराबर एम ए, और हम वहां से एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब टेंशन मैक्सिमम होगी, सिंपल फंडा, ठीक है ना। जितनी टेंशन कम होगी उतना एक्सेलरेशन कम होगा। तो अगर मंकी को मिनिमम टाइम में क्लाइम करना है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन को मैक्सिमम रखना पड़ेगा। अब काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन लगा करके हम इस टाइम को निकाल सकते हैं, अंडर रूट 2l बाई ए। अगर ए मैक्सिमम होगा तो टाइम मिनिमम होगा। तो पहले इस बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेसिक सवाल, और फिर वो जो नॉन बेसिक सवाल है, ये वाला प्रॉब्लम आप देखोगे आकाश के टेस्ट में, एलन के टेस्ट में, हर जगह के टेस्ट में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, बहुत कॉमन है। अब पहले ही मेरा प्रॉब्लम देख लो। ये कह रहा है एज शोन इन डायग्राम मंकी ऑफ मास 20 kg हैंग्स बिलो द रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर। तो ये 2 मीटर लंबी रस्सी है, यहां ये मंकी लटक रहा है, ठीक है ना। इफ ब्रेकिंग टेंशन ऑफ द रोप इज 220 न्यूटन फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो सीधे सीधे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, फोर्सेस लगाते हैं। तो नीचे लगा इसका वेट विच इज 200 न्यूटन। जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो टेंशन भी मैक्सिमम होगी, और ज्यादा से ज्यादा वो ब्रेकिंग के बराबर हो सकती है 220 न्यूटन। अब हम इसका लॉ ऑफ मोशन लगा के मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन बन गई हमारी 220 माइनस 200 इक्वल्स टू 20 इंटू ए मैक्स। तो यहां से मेरे पास ए मैक्स का वैल्यू आ गया, और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरे को यहां पर मिल रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी मंकी ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से क्लाइम कर सकता है, इससे ज्यादा किया रस्सी टूट जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, तो मंकी भी सोचो कितना समझदार है, रस्सी को बचा बचा के चल रहा है, ठीक है ना। और आप कितने बेवकूफ हो गए कि आपको यही नहीं पता कि एक्सेलरेशन रस्सी को बचाने वाला एक्सेलरेशन होता है, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर दिया तो रस्सी टूट जाती है। तो मंकी भी ज्यादा समझदार है, ठीक है ना, इज्जत की बात आ गई। देखो अब हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट कह रहा है मिनिमम टाइम टेकन टू क्लाइम द रोप। तो मिनिमम टाइम तब होगा जब रस्सी में एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम होगा, और एक्सेलरेशन तब मैक्सिमम होगा जब टेंशन ब्रेकिंग के बराबर होगी। तो टी का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 2, लेंथ कितनी क्लाइम करनी है 2 मीटर के बराबर, ए मैक्स हो गया 1, तो आंसर आ गया 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में मंकी यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब मंकी का तो ये गेम तो सेट है, अब आप इसमें तो नहीं अटकोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये एक साथ 2-3 बंदर चढ़ा देते हैं। कोई एक्सेलरेट कर रहा होता है, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता है, कोई नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होता है। कहते हैं नेट टेंशन बता दो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो टेंशन जनरेट होगी ओवरऑल स्ट्रिंग के अंदर, वो इन सब, ये जो टेंशन जनरेट करेगा, ये जो करेगा, ये सबका सम ही होगी, ठीक है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें ओवरऑल टेंशन निकालनी है तो मान लेते हैं इस बंदर की वजह से T1 टेंशन डेवलप हुई, इस बंदर की वजह से T2, तो टोटल टेंशन जो हो जाएगी वो इनका सम T1 प्लस T2। अब कैसे दिखाएं, तो पहले इसमें सवाल पढ़ते हैं। 2 मंकी ऑफ मास 10 and 8 kg आर मूविंग अलोंग वर्टिकल लाइट रोप फॉर्मर क्लाइंबिंग अप विद एक्सेलरेशन 2। तो ये पहले वाला जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो इसने टेंशन T1 की जनरेट करी, इसका वेट हो गया नीचे 100, वेट नहीं, हाँ वेट हो गया 100 न्यूटन, और एक्सेलरेशन इसकी वजह से हमारे पास A1 दे ही रखा है, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो ये हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी टेंशन निकाल लेंगे। ये टोटल टेंशन नहीं है, दिस इज द टेंशन डेवलप ड्यू टू मोशन ऑफ मंकी 1। अब ये मंकी 2, ये कितने मास का 8 kg, तो नीचे इसका वेट लगा 8 kg, ठीक है ना। टेंशन ऊपर ही आएगी, टेंशन नीचे नहीं आती। टेंशन हमेशा रस्सी के अंदर जो होती है वो जिस डायरेक्शन में, जैसे रस्सी को हम खींच रहे हैं नीचे की तरफ, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करती है, ठीक है ना। तो टेंशन इधर की तरफ आ गई, दिस इज T2, तो टोटल टेंशन T1 प्लस T2 हो जाएगी। अब ये मंकी कर क्या रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन है 0। अब अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो T2 वेट के ही बराबर होगा, और वहां से हम T2 का वैल्यू ले लेंगे। तो T1 की वैल्यू आ गई, तो T1 माइनस 100 इक्वल्स टू मेरे पास आ गया 10 इंटू A1। A1 कितना दे रखा था 2, तो यहां से T1 की वैल्यू आप देखोगे 120 न्यूटन आ जाएगी। तो टेंशन प्रोड्यूस बाय मंकी 1 इज 120 न्यूटन। अब इसकी वजह से टेंशन अगर हम देखें तो ये मेरे पास आ जाएगी इसके वेट के बराबर, और इसका वेट जो हो जाएगा ना, ये वेट हमारे पास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 8, तो ये 80 हो गया। तो T2 का वैल्यू हो गया 80 न्यूटन। टोटल टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गया इन दोनों का सम 120 प्लस 80 विच इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। तो आई थिंक अब आपका ये मंकी जो एक साथ 2 4 5 10 दर्जन भर भी मंकी अगर चढ़ा दे तो भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब आप टेंशन निकाल सकते हो। सपोज करो अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड होता तो T2 की वैल्यू अपनी वही mg माइनस ए हो जाती है, हम वहां से भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है ना।
चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आप देख रहे हो नो रिलेटिव, ये भी सूडो का कंसेप्ट है। अब नो रिलेटिव स्लिपिंग के सवाल अगर आप वहां एग्जाम में सूडो लगा के करो तो आपको 5 मिनट लगेंगे, और अब डायरेक्ट रिजल्ट्स आते हैं, एप्लीकेशंस आते हैं तो फटफट हो जाते हैं सवाल। अब ये कह रहा है हमने एक ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया और इसको फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाई कि इनकी कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही। शब्द रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब होता है कि अगर हम इस इंक्लाइंड के ऊपर बैठ करके देखें तो हमें ये एक जगह स्टिल नजर आएगा। ये हुआ नो रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब। अब कंसेप्ट वाइज हम सारी फोर्सेस लगाते हैं, सिस्टम बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है ना। बाउंड्री बनाने पर इंटरनल ये एन और एन कैंसिल हो जाता है, तो एफ की इक्वेशन बनती है एम प्लस एम इंटू ए। आया कुछ नहीं है अभी, बस इक्वेशन बनी है। फिर हम इसके ऊपर बैठते हैं, फोर्सेस लगाते हैं, इंक्लाइंड पर नीचे आप जानते हो लगता है एम जी साइन थीटा। सूडो लगाते हैं, सूडो का कंपोनेंट करते हैं, बैलेंस करते हैं, 5 मिनट लगाते हैं पूरे, और रिजल्ट आता है ए बराबर जी टेन थीटा। तो नो रिलेटिव स्लिपिंग, यानी अगर आप इंक्लाइन पे बैठ करके इस ब्लॉक को देखो और स्लिप करता हुआ ना दिखाई दे तो एक्सेलरेशन होना चाहिए जी टेन थीटा के बराबर। ये पॉइंट ध्यान रखना होता है अगर 5 मिनट बचाने हैं तो। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन कर दें तो ये ऊपर भागेगा, इससे कम एक्सेलरेशन करें तो ये नीचे भागेगा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब अगर हमें ये फोर्स निकालनी है तो जैसा हम ए निकाल चुके हैं, एफ की वैल्यू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, तो आप पुट कर दो ए की वैल्यू जी टेन थीटा, आपके पास फोर्स आ जाएगी। कई बार ये आपस की नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ लेता है। अब ये आपस की नॉर्मल रिएक्शन खाली mg cos थीटा के बराबर नहीं है, सूडो का कंपोनेंट भी है, तो ओवरऑल जो इसकी वैल्यू आती है सिंप्लीफाई करने पर वो आ जाती है mg बाय cos थीटा। तो क्योंकि ये स्टैंडर्ड सवाल है, इसलिए प्रैक्टिस करने के दौरान, आप भी कई टाइम से जो पढ़ रहे होंगे वो जानते होंगे, प्रैक्टिस करने के दौरान हमें ये यूजुअली टिप्स पे आ जाता है, याद हो जाता है, हम इसको एग्जाम में डराइव नहीं करते, ठीक है ना। तो कई टेस्ट के अंदर आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखते हो, ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। अब ये तो मैंने पूरा आपको बता दिया। अब क्या हुआ, इधर धक्का दिया तो ये इसके साथ चिपक जाएगा, इधर धक्का दिया तो ये हवा में लटक जाएगा। तो ये कहता है कि वो एक्सेलरेशन बताओ कि इसे कांटेक्ट लूज कर दे, ये इसका दूसरा वैरायटी है। तो ये जो एक्सेलरेशन होता है, अगेन प्रोसीजर वही है, कांटेक्ट लूज कर दे, इसका मतलब यहां की नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए। तो हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं लॉज ऑफ मोशन लगाते हुए, और इस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आती है वो आती है जी बाई टेन थीटा। तो कितना सिंपल और कोइंसिडेंस वाला केस है, जी टेन थीटा रखा तो चिपक जाएगा, जी बाई टेन थीटा रखा तो हट जाएगा। ये सिंपल सा प्रोसीजर, अगर ये याद हो गया तो ऐसे दो सवाल जो 5-5 मिनट आपके खाते वो नहीं खाएंगे। नेक्स्ट दिखाता हूं। अब इसी पे बेस्ड ये सवाल है, इसमें भी नो रिलेटिव स्लिपिंग का केस है कि ये बताओ कि हम इसे कितनी फोर्स से धक्का मारे कि M1 M2 रिलेटिवली स्लिप ना करें। अब इस टाइप के कंसेप्ट के लिए जो मैंने आपको दिया है वही ए की वैल्यू जी टेन थीटा वाला ही। अब आपको टेन थीटा कहां दिख रहा है, तो इसे लिखने का जुगाड़ है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वाला मास, ये बस तरीका है लिखने का, ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक समझ लो। तो जी टेन थीटा तो परपेंडिकुलर वाला मास बाय बेस वाला मास, तो M2 बाय M1 कर दो तो आपके पास ए की वो वैल्यू आ जाएगी कि इनकी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी। अगर इससे कम रखा तो ये नीचे गिरेगा, इससे ज्यादा कर दिया तो ये पीछे भागेगा, ठीक है। एफ निकालना है तो टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप इस पे बेस्ड ये रिजल्ट देखो। अब ये रिजल्ट जिसको पता है वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उड़ा देगा, जिसको नहीं पता बेचारा उड़ा रहेगा। सवाल क्या कह रहा है, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा with horizontal, what minimum acceleration should be given to wedge in the horizontal direction so that block start moving up the incline। अब जिसको पता है वही तो कर पाएगा, जिसको नहीं पता वो छोड़ेगा। तो हम इसे वो एक्सेलरेशन देना चाहते हैं कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ रिलेटिवली जाता हुआ दिखाई दे। तो पहले तो नो रिलेटिव स्लिपिंग वाला एक्सेलरेशन, तो ऐसा एक्सेलरेशन कि ये रिलेटिवली स्लिप ना करे, तो वो हो गया जी टेन थीटा, ठीक है ना। तो जी टेन थीटा पर यहां पर बैठे हुए पर्सन को ये रिलेटिवली रेस्ट पर नजर आएगा। अब आप जाते हो ऊपर जाए तो इससे ज्यादा एक्सेलरेशन रखो, तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जी टेन थीटा रहेगी तो ये रिलेटिवली ऊपर स्लिप करेगा, यहां की तरफ स्लिप करेगा, प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। तो ग्रेटर देन जी टेन थीटा, ऑप्शन बी करेक्ट। तो ऐसे ये सवाल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हम खत्म करते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस बढ़िया होती है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आप देख रहे हो फ्रिक्शन के रिजल्ट, ठीक है ना। अब ये फ्रिक्शन के जो रिजल्ट है इसके अंदर स्टैटिक काइनेटिक सारी चीज मैंने रखी हुई है, हर वैरायटी का आपको सवाल इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले बेसिक, जैसे एक ब्लॉक है ग्राउंड पर रखा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, रफ सरफेस पर रखा हुआ है, तो सबसे पहले एक्ट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, कोई भी फ्रिक्शन हो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है ना।
तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा। अब जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते जाते हैं, अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते एक जगह ऐसी आती है जहां बस ये चलने वाला होता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग कंडीशन। इस जगह लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है, और इस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, स्टैटिक का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रखना है, वो हमेशा फोर्सेस बैलेंस करके या लॉज ऑफ मोशन लगा के ही निकलेगा। तो एफ एस मैक्स का जो फॉर्मूला है वो हो गया म्यू एस इंटू एन, ठीक है ना। और इसके चलने के बाद जैसे ये वेल्डिंग टूट जाएगी, ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा, वैसे ही आ जाता है फ्रिक्शन काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स से थोड़ी सी कम होती है और मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट होती है। ये हो गया हमारा ग्राफ। तो कहानी ऐसी है, जब तक कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही, यानी ये इसके ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा, तब तक लगने वाला फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा। जहां रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, होने वाली होगी, वो लिमिटिंग होगा, एफ एस मैक्स होगा, हो जाएगी, वहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये तीन बातें होती है फ्रिक्शन में। अब डिफरेंट कैटेगरी में इसको देखो। सबसे पहली कैटेगरी आती है पुलिंग और पुशिंग फोर्स, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, बट फिर भी इनमें कई सवाल ऐसे होते हैं जो ये फॉर्मूला रट करके भी नहीं होते, कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। पहले फॉर्मूले दिखाऊं। तो अब ये कह रहे हैं हम फोर्स को हॉरिजॉन्टल ना लगा के कुछ एंगल पर लगा रहे हैं, तो बताओ इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी कि ये चलने वाला होगा। तो कंसेप्ट ये, कंपोनेंट करो, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, नॉर्मल, mg, पीछे लगाया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब चलाने की कंडीशन क्या है कि अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग कंडीशन क्या है, अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू एफ एस मैक्स, और चलाने की क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एस मैक्स। तो हमने वो कंडीशन लगाई, और कंडीशन लगा करके जो एफ की वैल्यू आती है, यानी लिमिटिंग वैल्यू की ये बस चलने वाला हो, दैट इज म्यू एस mg बाय cos थीटा प्लस म्यू एस sin थीटा। अगर पूछा गया है, डायरेक्ट याद है तो लगा सकते हो, वरना डिराइव करके लगाना पड़ता है। अगर या एंगल की फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि कितने भी एंगल पर लगाओ, ठीक है ना, ये फोर्स मिनिमम होनी चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में हम इस डिफरेंशिएट करते हुए इस डिनोमिनेटर को 0 डालते हैं, पहले एंगल निकालते हैं, और वो एंगल आता है tan थीटा बराबर म्यू एस। ये रेगुलर क्लास में खूब करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज याद दिला रहा हूं। तो tan थीटा बराबर म्यू एस, ये वो एंगल है जिस पर अगर आप फोर्स को अप्लाई करो तो लगने वाली फोर्स मिनिमम होगी, ठीक है ना। और इस मिनिमम फोर्स की वैल्यू होती है म्यू एस mg बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। जैसे 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 आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, जैसे मान लो ये 10 kg का ब्लॉक है और हमने फोर्स लगा दी, ठीक है ना। तो कहता है इस फोर्स की तो वैल्यू बताओ, साथ साथ में इस एंगल की भी वैल्यू बताओ, सच दैट ये लगने वाली फोर्स मिनिमम हो, गिवन म्यू एस का वैल्यू हमें दे रखा है 1/√2। समझ गए आप, ऐसे करके सवाल बना। तो सबसे पहले आप जिसको पता है वो तो कर लेगा, अदरवाइज क्या होगा, कंपोनेंट करके सॉल्व करेगा, यहां तक तो पहुंचेगा, बट इसके बाद का रास्ता उसका बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम लगाना पड़ता है, इतना दिमाग थोड़ा ना एग्जाम में चलता है। तो अगर हम इस फोर्स को मिनिमम करना चाहते हैं तो tan थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू एस, यानी 1/√2, ठीक है ना। तो हमें tan थीटा की वैल्यू मिल गई, विच इज इक्वल्स टू 1/√2, 45 नहीं है भाई, ठीक है ना, 1/√2 है, पता नहीं किसकी होती है, पढ़ी रहने दो। अब सेकंड स्टेप, अब हमें इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो गई सीधे फॉर्मूला म्यू mg बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। म्यू का वैल्यू आपके पास अवेलेबल है 1/√2, mg आपके पास हो गया 100 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस 1/2। तो सिंप्लीफाई करने पे ये 3/√2 बचा, √2 उड़ा दो, 100/√3 न्यूटन इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू है, जो कि 45 बोल रहा हूं, जो कि tan इनवर्स 1/√2 पर लगाने पर मिलेगी। हो गया क्लियर अच्छे से। अब इसी तरीके से पुशिंग फोर्स पर आए, यानी अगर हम फोर्स को नीचे की तरफ लगाएं, तो इस फोर्स की वैल्यू होती है जो इसे चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है म्यू mg बाय cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है और ये वैल्यू कम आ रही है, तो यही कंसेप्चुअल बनता है, इट इज इजी टू पुल रादर पुश, ठीक है ना। तो पुल करके ब्लॉक चलाना आसान होता है, पुश करके ब्लॉक चलाना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि पुल करने से इस फोर्स का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को कम करा देता है, एफएस मैक्स को कम करा देता है। हो गया बेसिक कंसेप्ट तैयार। अब चलते हैं आगे। अब आप आगे देख रहे हो इसी पे बेस्ड एक सवाल, पहले डायग्राम देख लो, पुलिंग वाला तो मैंने आपको करा दिया अपनी तरफ से बना के, अब पुशिंग वाला देखो। अब इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हो, या तो पूरा लगाओ जुगाड़ कंसेप्ट, या अगर याद है तो सीधे उतने उतने मोमेंट का फायदा उठा लो, उतनी स्टेप ऑफ वर्किंग आप रिड्यूस कर लो। अब बहुत गौर करना है सवाल में, क्या होता है ना, हम कई बार जल्दबाजी में लगा जाते हैं, ठीक है ना। अब जल्दबाजी में क्या लगाते हैं, पहले मैं डायग्राम में दिखाऊं, जो गौर करने वाली बात है। जो हमने एंगल लिए वो जरा गौर करो, हॉरिजॉन्टल से लिए, यहां पर भी जो एंगल लिए हॉरिजॉन्टल से लिए। इस प्रॉब्लम में जो एंगल दिख रहा है आपको, कहां से दिख रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल से नहीं दिख रहा, वर्टिकल से दिख रहा है। ये जल्दबाजी में हो जाती है गड़बड़, ठीक है ना। अब ज्यादातर स्टूडेंट इसमें मान लो सबको याद ही होता है, तो पुशिंग फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा गए, म्यू mg बाय में cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा।
लगा गए, ध्यान नहीं दिया कि पुशिंग फोर्स का ये फॉर्मूला तब होता है जब थीटा हॉरिजॉन्टल से हो। अब इसमें दे रखा है एफ की वैल्यू mg है, पुट कर दिया। किसकी वैल्यू निकाल करके देनी है, ये कहता है म्यू की वैल्यू बता दो सच दैट ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे, तो दिस पुशिंग फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, स्टार्ट कर देना तो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो एफ की वैल्यू mg है, ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg बाय cos थीटा माइनस म्यू। ये मैं गलत करके दिखा रहा हूं, तो पहले गलती पता चले तब तो सही करेंगे। ये इधर से धड़ाम से उड़ाया, इसको इधर रवाना किया, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, इसको इधर टपा के ले गए, cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस म्यू साइन थीटा, और अब बस जाकर के खुद लटक गए। अब इनका सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। अब 1 प्लस म्यू नहीं, सॉरी, म्यू कॉमन लिया और 1 प्लस साइन थीटा, तो अब यहां जाकर के इनका सवाल लटक गया। अब इनसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, खुद लटके पड़े हैं, साथ साथ में जो इनकी नकल मार रहा है वो भी बेचारा लटका पड़ा है। तो भाई अब सबका साथ सबका विकास कर रहा है, तो कंसेप्ट ध्यान देना। वो कंसेप्ट ये यहाँ ये थीटा वर्टिकल से, आप कहोगे हाँ ठीक है सर, तो करे कैसे, मैनेज कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल से ले लो ना, कोई इतनी सी बात। तो वर्टिकल से थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा होगा, यही तो होगा ना, और तो कोई रॉकेट साइंस थोड़ा ना होगी। तो cos 90 माइनस थीटा यानी sin थीटा बन जाएगा, sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा बन जाएगा, यानी फॉर्मूला मॉडिफाई होकर के जहां cos है वहां sin आ जाएगा, जहां sin है वहां cos आ जाएगा। तो वैल्यू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos 90 माइनस थीटा माइनस म्यू साइन 90 माइनस थीटा। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है, नहीं रहे तो गलत हो जाएगा, और क्या होगा। तो एफ की वैल्यू मैंने डाल दी mg ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। अब इसको आप mg उड़ाओ, इसको इधर लाओ, तो साइन थीटा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा टाइम्स म्यू। अब काम चल जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको ब्रेक करा हमने, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, इतना लगाना पड़ता है। ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा सवाल होता है ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 टाइम्स म्यू। तो ये सब उड़ाओ, कॉस कॉस उड़ाओ, इसको इधर लगाओ, तो tan थीटा बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, ये इसका आंसर। तो म्यू tan थीटा बाई 2 ग्रेटर देन म्यू के हिसाब से अगर हम चलें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी वाला। समझ आ गया अच्छी तरीके से। इसमें एक और भी बात है, इसको पुशिंग की जगह पुलिंग बना दो और एंगल वर्टिकल से रखो, ठीक है ना, तो बस यहां माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, थीटा 90 माइनस थीटा वाला पंगा समझ ही आ गया। यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा, आंसर में कॉट थीटा बाई 2 बन जाएगा, तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ये दो ऐसे जुगाड़ हैं जिनमें स्टूडेंट को परेशान करा जा सकता है, जो जल्दबाजी में खाली रट करके जाने वाले होते हैं। तो अब अच्छे से समझ आ गया, आगे देखते हैं। रिपोज। अब रिपोज का कंसेप्ट क्या होता है, रिपोज का मतलब क्या होता है, वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, हमने ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पे रखा। पहले फोर्सेस बताऊं, नीचे की तरफ लगा mg साइन थीटा, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ लगा mg साइन थीटा, और इधर आ गया हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन, इधर आ गया नॉर्मल रिएक्शन, इधर आ गया हमारा वही mg cos थीटा। ये बेसिक तो mg cos थीटा, ये बेसिक तो सबको आते हैं। अब जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को उठाते जा रहे हैं, नीचे वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, तो वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जहां ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, mg sin थीटा बराबर एफ एस मैक्स किया, तो जैसे ही आप mg sin थीटा बराबर एफ एस मैक्स यानी अ फॉर्मूला म्यू इंटू एन यानी mg cos थीटा किया, तो यहां पर mg कटा और tan थीटा बराबर म्यू एस आ गया। तो एंगल ऑफ रिपोज यानी tan थीटा बराबर म्यू एस, इससे आप चेक कर सकते हो कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है या नहीं, इससे वेरीफाई हो सकता है। अब अगर एंगल इससे छोटा हुआ यानी रिपोज से कम हुआ तो ऑब्वियसली बात है ब्लॉक नहीं चलेगा, और अगर इससे ज्यादा हुआ तो ऑब्वियसली बात है ब्लॉक चलेगा। तो बस वही कंडीशन है। तो अगर tan थीटा लेस देन म्यू एस है यानी इंक्लाइंड प्लेन का एंगल रिपोज से कम है तो ब्लॉक नहीं चलेगा। लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्टैटिक होगा, और स्टैटिक अप्लाइड के बराबर होता है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा हो जाएगी। तो सारी चीजें वही है, ठीक है ना। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, वो यहां से जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर आता है, ये प्रूफ की हुई चीज है। और इस रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स की वैल्यू और कुछ नहीं mg के बराबर हो जाती है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वापस से, अगर ब्लॉक नहीं चल रहा, tan थीटा लेस देन म्यू है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन के बराबर होगा, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा। ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है।
अब अगर tan थीटा ग्रेटर दैन म्यू एस है, इक्वल है, तो लिमिटिंग कंडीशन है, ग्रेटर दैन म्यू एस है तो स्लाइड करेगा, लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक कर देंगे और फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे और क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दी सारी की सारी कंडीशन जिससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनसे सवाल हमारे बनते हैं। अब लिमिटिंग कंडीशन में आप देखोगे तो अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम फाई कर दें तो tan थीटा की वैल्यू tan फाई के बराबर हो जाएगी। तो ये रिजल्ट्स बहुत काम के हैं और बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, मैं आगे सवाल में दिखाऊंगा। जैसे जैसे आप देख रहे हो मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, इसमें हमारे पास दो वैरायटी आती है, हम फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड लगाएं या हम फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन लगाएं। तो मान लो मैंने ये फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन लगाई, अब इसमें लगाते वक्त सवाल बहुत अच्छा है आगे, तो लगाते वक्त कंडीशन सुनना, हमने फोर्स लगाई क्यों। अब मान लो ब्लॉक रखा हुआ है तो हमें क्या जरूरत है फोर्स लगाने की, तो हम फोर्स तब लगा रहे हैं जब tan थीटा ग्रेटर दैन म्यू है, तो ब्लॉक क्या करेगा, स्लाइड करेगा। तो इसके लिए हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं रोकने के लिए, तो ये रोकने के लिए फोर्स लगाई, ज्यादा लगा दी तो ऊपर भाग जाएगा, ठीक है ना, कम लगाई तो नीचे आने लग जाएगा। तो इस फोर्स की एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू नीचे आने से रोकती है, मैक्सिमम वैल्यू ऊपर ले जाने की कोशिश करती है। तो पहले हम बात करते हैं मिनिमम की, तो अगर हम इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू लगाएं तो ऐसे में ब्लॉक नीचे आने की कोशिश करेगा, यानी mg sin थीटा इसको नीचे खींचेगा, और ये मिनिमम वैल्यू की जो हमने फोर्स लगाई है इसे लगाते वक्त एफ एस मैक्स ऊपर लगेगा और ये इतना लगेगा कि जस्ट ब्लॉक को नीचे आने से रोक ले। अब फोर्सेस बैलेंस करके आप ये एफ मिनिमम निकालोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाना शुरू करते हैं, अब कहानी शुरू होती है, तो जैसे जैसे हम इसे बढ़ाना शुरू करते हैं फ्रिक्शन अपने आप को पहले सेल्फ एडजस्ट करता है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, तो ये फ्रिक्शन धीरे धीरे कम होता है, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाता है। अब जब इसकी वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा हो जाती है तो टेंडेंसी ऊपर आ जाती है, फ्रिक्शन क्या दल बदल लेता है, कहता नहीं भाई हम तो नीचे लगेंगे। अब जैसे जैसे इसे बढ़ाते जाते हैं एफएस मैक्स नीचे लगने वाला बढ़ता चला जाता है, और जब हम फोर्स को मैक्सिमम रखते हैं तो ये बस ऊपर जाने वाला होता है, एफएस मैक्स नीचे लग के इसे जाने से रोक लेता है और उस मैक्सिमम वैल्यू को हम इससे निकालते हैं। ये हो गई पूरी थ्योरी जो पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर के अंदर हम लोग पूरी डिटेल से करते हैं। अब एक स्पेशल केस, अब वो कह देता है अगर ये मैक्सिमम फोर्स मिनिमम फोर्स का डबल है, ट्रिपल है या इतने टाइम्स है, तो मैंने जनरलाइज कर दिया n टाइम्स है, तो अगर मैक्सिमम का n टाइम्स है तो इन दोनों को पुट करेंगे ये वैल्यूज और यहां से म्यू की वैल्यू मिलेगी, ये एक शॉर्टकट सा क्रिएट हो जाएगा, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो पुट करके निकाल लो। तो n-1/n इंटू tan थीटा, ये हो गया हमारा मैक्सिमम मिनिमम को कंबाइन करने वाला शॉर्टकट। अब इसी तरीके से अगर ये फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड लगाएं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वही लिखो जो ग्राउंड पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन वाली थी, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, याद करने का तरीका नीचे उल्टा करके लिख दो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। मैक्सिमम वैल्यू वही लिखो जो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन वाली थी, नीचे उल्टा करके लिख दो, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, इससे आप सवाल कर सकते हो। अच्छा, अब एक और शॉर्टकट है, रफ और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, तो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, रफ इंक्लाइन प्लेन पर स्लाइड कर रहा है, रफ पर स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, स्मूथ पर स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा स्मूथ पर जी साइन थीटा, ऑब्वियसली स्मूथ पर ज्यादा है तो इसमें जल्दी नीचे आ जाएगा, इसमें देर से नीचे आएगा। तो ये कहता है टाइम जो रफ पर है वो n टाइम्स है स्मूथ का टाइम से, तो टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट 12/a हो गया, तो अंडर रूट 12/ar इक्वल्स टू n टाइम्स अंडर रूट 12/as, al और as के वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट क्रिएट होता है, जिसको आपको ध्यान रखना है। एज अ ट्रिक हम इसको यूज करते हैं, तो म्यू बराबर n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू tan थीटा इसमें रिजल्ट होता है, इससे म्यू थीटा या n की वैल्यू पूछी जाती है। सवाल देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेन। अब ये इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत बरसों से चल रहा है, मतलब AIEEE IIT मेंस, आपके एम्स में, आपके पहले PMT में, फिर आपके नीट में, पता नहीं कहां कहां पूछा गया और पूछा जा रहा है, लगातार पूछा ही जाएगा। तो ये कह रहा है ये एक ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है 45 डिग्री के इंक्लाइन प्लेन पर इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड डाउन सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी रफ वाले पर जो टाइम लग रहा है वो डबल लग रहा है स्मूथ वाले का। तो टाइम टेकन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन ट्वाइस टाइम टेकन ऑन स्मूथ है, ठीक है। अब अगर मैं इसे बिना ट्रिक के करूं तो देखो कितना टाइम लगेगा। पहले तो इस टाइम को मैंने लिखा 12/ar, ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 12/as, अब मैं इनके वैल्यू डालूंगा, 12 तो उड़ा दो, स्क्वायरिंग भी कर दो, एक्सेलरेशन ऑफ रफ हो गया g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, स्क्वायर करने पर ये हो गया 4,
1/g साइन थीटा, समझ गए, जी भी उड़ा दो। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ और सिंप्लीफाई, कितना सिरदर्दी वाला काम है, ठीक है ना। तो ये चलता रहता है इस तरीके से। तो अब हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करते हैं। तो डायरेक्ट ट्रिक है, म्यू का वैल्यू हो गया n स्क्वायर माइनस 1 बाय n स्क्वायर टाइम्स टेन थीटा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, n यानी वो फैक्टर जिससे रफ और स्मूथ आपस में रिलेटेड है, वो हो गया 2। तो यहां पर हमने पुट करा 4 माइनस 1 यानी 3/4 इंटू 1045 और 1045 की वैल्यू हो गई 1, आंसर आ गया 3। अब देख रहे हो, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई और यहां लगे पड़े किलोमीटर के हिसाब से आंसर नहीं आके दे रहा। तो ये आगे सॉल्यूशन में टाइम लेता है, पूरा परफेक्ट हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए हम लोग ये ट्रिक यूज करते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने 0.75 के हिसाब से सी वाला। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने रखा हुआ था, अब देखो पढ़ो। शब्द ध्यान से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी जगह गड़बड़ हो गई समझने में सवाल की ऐसी तैसी हो जाती है। कह रहे 2 ब्लॉक ऑफ मास m1 and m2 are connected with a string which passes over a smooth pulley. m1 is placed on rough inclined plane as shown. Coefficient of friction between the block and the plane, यानी यहां का जो coefficient of friction है वो हमें म्यू दे रखा है। What should be the maximum mass m2? m2 की maximum value, अभी खुश नहीं हो जाना, पढ़ते रहना है। So that m1 slides downward, अब खुश हो सकते हो। तो जब तक ये ना पता हो कि ये m2 की वैल्यू किस करस्पॉन्डिंग चीज के लिए निकालनी है, तब तक कुछ भी मत अप्लाई करना। तो ये कहता है m2 की वैल्यू बताओ कि ये m1 नीचे ना जा पाए। कहानी समझ आ गई, यानी m1 की टेंडेंसी नीचे जाने की बनी हुई है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने तुरंत फोर्स लगाई m1g साइन थीटा। टेंशन तो आपको दिख ही रही है, रस्सी सेम है तो टेंशन हम सेम ही लेंगे, टी। इधर हमने लगाया m2g। अब कहानी क्या है, ये नीचे जाना चाहता है, ठीक है ना। m2 तो हमने लगा दिया, तो नीचे जाएगा तो fs मैक्स, लिमिटिंग कंडीशन लेते हुए चलते हैं, fs मैक्स ऊपर लगेगा। अच्छा, क्योंकि लिमिटिंग कंडीशन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तुरंत हम एक्सेलरेशन 0 करते हुए फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, टेंशन तो कट जाएगा। तो चलाने वाला बराबर रोकने वाला, ये हो गया चलाने वाला, ये हो गया रोकने वाला। तो इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। तो m1g साइन थीटा इज इक्वल्स टू fs1 मैक्स, ठीक है ना, प्लस m2g। अब हमारा टास्क है m2 की वैल्यू निकालना। तो ये वो वैल्यू है जो m1 को जस्ट नीचे जाने से रोकेगी। अब अगर हम m2 को बढ़ाना शुरू करेंगे तो इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी कम होगी, ये कम होगा, कम होते होते 0 होगा, फिर ये नीचे आएगा। तो m2 की फर्दर वो वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो इसे जस्ट ऊपर ले जाने वाली हो, वो निकालते वक्त बस इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। गेम समझ आ गया। तो ये कंसेप्ट होता है जो अप्लाई करना होता है प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो m1g साइन थीटा बराबर fs1 मैक्स की वैल्यू हो गई म्यू m1g cos थीटा प्लस m2 जी। यहां से m2 की वैल्यू आ गई, इन सबको इधर भगा दो। तो m1 कॉमन हो गया, g कट गया, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ m2 जो इसे नीचे जाने से रोकेगी, ठीक है ना। अब ऊपर ला जाने वाली वैल्यू जो होगी निकालोगे तो ये साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा आ जाएगा। तो एक तरीके से मैंने डेराइव करके भी आपको दिखा दिया कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकलता है, और इस पे बेस सवाल भी दिखा दिया, एक तीर से दो निशाने। तो राइट आंसर आप इसका देखोगे तो m2 बराबर m1 साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा। और अगर यही कंडीशन डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड होती तो आंसर हमारा फर्स्ट आ जाता। आ गया सारा, चलते आगे। अब ये पढ़ो, ये कह रहा है फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन इज डबल्ड। तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स यानी मैक्सिमम फोर्स इज डबल द मिनिमम फोर्स। आगे, इफ फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी म्यू की वैल्यू सीधे मुंह नहीं दे रहा, tan फाई बराबर म्यू से देगा, एंड थीटा इज द एंगल एट विच इंक्लाइंड मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, देन तो हमें थीटा फाई का रिलेशन निकालना है। अच्छा सवाल। तो देखो मैक्सिमम फोर्स ऊपर ले जाने वाली n टाइम्स मिनिमम फोर्स है। अब शॉर्टकट देखो कितने याद रख सकते हैं, मान लो भूल गए तो कोई नहीं, फोर्स का रिजल्ट तो याद है, पुट करो। तो f मैक्स की वैल्यू हो गई mg साइन थीटा प्लस म्यू cos थीटा। ये भी भूल गए तो फिर भूल जाओ सवाल क्या होगा, फिर भूल जाओ, आप सवाल सॉल्व कर पाओगे, फिर लटके रहोगे, 5-10 मिनट लगेंगे। इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं है, कोई और करके ले जाएगा, सीट ले जाएगा आपकी। mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है ना। n टाइम्स n कितना दे रखा है, डबल दे रखा है, तो मैं सीधे पुट करूं तो 2 टाइम्स mg साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। तो हमने पूरी कंडीशन लगा दी, ये यहां से कट गया, साइन वाला साइन के साइड, कॉस वाला कॉस की साइड। तो साइन वाला साइन के साइड, कॉस वाला कॉस की साइड। तो पहले एक बार ब्रैकेट ओपन कर लो, क्योंकि यहां हो जाती है भयानक गड़बड़ी साइन वाइन की। तो एक बार बस यहां पेशेंस रख लो, जब इतना रख ही लिया है तो, अदरवाइज डायरेक्ट करो 2 म्यू cos थीटा। अब मैं इसको उठा के इधर ले जा रहा हूं, इसको उठा के इधर ला रहा हूं,
तो ये बन जाएगा 3 म्यू कॉस थीटा, ठीक है ना, और इधर आ जाएगा साइन थीटा। तो म्यू की जो वैल्यू आ गई वो 3 म्यू की जो वैल्यू आ गई वो टेन थीटा के बराबर आ गई। अब म्यू तो दे नहीं रखा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, फट से हमने म्यू को टेन फाइव से रिप्लेस किया, तो टेन थीटा बराबर 3 टेन फाइव। आपने देखा इतना प्रोसीजर लगा अगर हम परफेक्ट हैं तो, अदरवाइज वो ट्रिक लगाओ। तो ट्रिक क्या थी कि म्यू की वैल्यू जो थी n-1 बाई n+1 टाइम्स टेन थीटा, ये थी। सॉल्व करो तो म्यू इक्वल्स टू n कितना है 2, 2 माइनस 1 1 और ये हो गया 3 टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 3 टेन फाइव, डायरेक्ट आ गया। तो बात वही है, आपको जितने रिजल्ट आते हैं, जितनी आपने प्रैक्टिस करी है, अब ये तो इनको तो मैंने कराई हुई है सारे बच्चों को, तो जितनी आपने प्रैक्टिस करी उतनी जल्दी और उतने अच्छे से सवाल लगेगा, जितने अच्छे से और जितनी जल्दी सवाल लगेगा उतने अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है ना। तो यही हमें सिलेक्शन के लिए चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो, ये कुछ स्टैंडर्ड केसेस है। हेमिस्फेरिकल बाउल का हो गया, ये हमारे वही रिपोज के ऊपर बेस्ड है। इसमें वो मैक्सिमम हाइट पूछता है, बरसों से चला आ रहा है, तो फिर से पढ़ाऊंगा। तो ये पार्टिकल यहां तक मूव करके गया एम मास का। अब ये ऐसा तो है नहीं कि ये सीधे चिपक करके ऊपर चला जाएगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके इसकी स्लाइडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। सवाल कैसे करें, तो जहां मान लो यहां तक आया, तुरंत आप इसमें टेंजेंट बना करके इंक्लाइंड प्लेन की शक्ल दे दो। जहां स्लाइडिंग स्टार्ट होगी वहां पर टेन थीटा म्यू के बराबर होगा, रिपोज की कंडीशन लगा दी, सही है। अब ये थीटा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है। अब जरा चेक करो, ये थीटा तो ये भी थीटा आ गया, ठीक है ना। ये थीटा आ गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल भी थीटा आ गया। तो मजे की बात है, जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है वही एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हो जाता है। तो गेम यहां आसान हो जाता है। तो बहरहाल हमने टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर निकाल ली। तो क्वेश्चन में अगर हमें म्यू गिवन है तो हम टेन थीटा लिख लेंगे, टेन थीटा गिवन है तो म्यू लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें पूछी जाती है ये हाइट। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये थीटा हो गया, ये म्यू हो गया, ये वन हो गया, ये रूट अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर। क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि साइन और कॉस किसी की भी जरूरत हो तो लिख ले। अब सुनो, यहां से यहां तक ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, तो ये सर्कल के रेडियस का कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और आपको एच निकालना है तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। तो जो मैक्सिमम हाइट फ्रॉम बॉटम आ जाएगी वो आर वन माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू के लिए ये ट्रायंगल बना पड़ा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस पुट कर दो, गेम ओवर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके हम इस तरीके ये हेमिस्फेरिकल बाउल के सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें दो और केसेस आते हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम रखा हुआ है, वर्टिकल ट्रक बॉक्स। अब ये ट्रक के ऊपर हमने यहां पर बॉक्स रख दिया। अब दो कहानी है, या तो ये बॉक्स स्लाइड करेगा, वेल्डिंग टूट जाएगी तो स्लाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो कंडीशन क्या, तो देखो कैसे डिराइव करते हैं वो तरीका ये, ट्रक के ऊपर बैठ जाओ, सूडो लगाओ, फ्रिक्शन लगाओ, सॉल्व करो, सिंपल रिजल्ट। क्योंकि इस टाइम पर आप कोई फोर्सेस तो वहां लगाओगे नहीं, इतनी बैठ का टाइम है नहीं आपके पास। तो तरीका क्या, तो लिमिटिंग कंडीशन क्या आती है जब हम इसके ऊपर बैठते हैं। फिलहाल मैं दिखा तो देता हूं ताकि आपको कंसेप्ट वाइज तो क्लियर हो, ठीक है ना। तो हम पहले तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, बैठ जाओ ट्रक के ऊपर, तुरंत हमने इसके ऊपर सूडो लगाया एमएटी का। अब ये सूडो इसको क्या कर रहा है, चलाने की कोशिश कर रहा है। रोकेगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। कब तक रोक पाएगा, जब तक एफएस मैक्स ना हो जाए। तो लिमिटिंग कंडीशन क्या निकली कि अगर ये बॉक्स इसके ऊपर रिलेटिवली स्लाइड करना है तो एमएटी की वैल्यू एफएस मैक्स यानी म्यू एमजी के बराबर होनी चाहिए। एमएम काट दो, एटी आ गया म्यू जी, ठीक है ना, म्यू एस जी और प्रिसाइसली लिखो। तो अब यहां से आप चेक कर सकते हो, आपको इसका म्यू एस गिवन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक गिवन होगा। तो पहले ये पता लगाओ डब्बा रिलेटिवली स्लाइड कर रहा है या रुका है। तो पता लगाने का तरीका, अगर 80 म्यू एस जी के बराबर है तो लिमिटिंग कंडीशन हो गई, जस्ट स्लाइड करने वाला होगा। अगर इससे ज्यादा है तो कर जाएगा, इससे कम है तो नहीं करेगा। यानी आप 80 और म्यू एस जी से चेक कर सकते हो बॉक्स स्लाइड करेगा नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मान लो अगर नहीं करेगा तो क्या पूछेगा, तो नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या निकला, लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक है और एमएटी के बराबर है। वही पूछेगा वो आपसे, फ्रिक्शन कितना है, कौन सा है। और अगर करेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा, और फिर ये ब्लॉक यहां रिलेटिवली स्लाइड करते हुए आएगा और इधर से गिर जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। वो रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा एमएटी माइनस एफ के। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ए रिलेटिव की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस म्यू के जी। एम मैंने कैंसिल कर दिया, उड़ा दिया डायरेक्ट। अब जैसे ही आपने ये रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाला तो अब ये डिस्टेंस आपको गिवन होगा, पूछेगा कितनी देर में ब्लॉक नीचे टपक जाएगा। तो अब आप अपना सेकंड इक्वेशन लगा लो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वहां से टी की वैल्यू अंडर रूट 2l बाय ए आ जाएगी। दैट्स इट, खत्म गेम। तो ये हमारा पूरा हॉरिजॉन्टल ट्रक बॉक्स का कंसेप्ट होता है। वर्टिकल में अब ये ट्रक यहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, डब्बा इस तरीके से लगा दिया, फट से पहले बोरिया बिस्तरा उठाओ, ट्रक पे बैठ जाओ,
सूडो इधर लगा। अब ये सूडो क्या कर रहा है, ठीक है ना, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये सूडो क्या कर रहा है, ये सूडो इसको दीवार से चिपकाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लाएगा। यहां चलाने का काम mg करेगा और रोकने का काम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें देखना पड़ेगा कि जो ये जो mg है एफएस मैक्स से ज्यादा या कम है। अब एफएस मैक्स की जो वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो म्यू इंटू एम जी नहीं होगी भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना, म्यू इंटू एन होगी और एन एम ए के बराबर है, सही है ना। तो अब कब ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करेगा, जब एम जी इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स, ठीक है ना, और कब नहीं करेगा, जब एम जी इज लेस देन एफ एस मैक्स, और कब करने वाला होगा, ये लिमिटिंग कंडीशन। तो अगर ट्रक के एक्सेलरेशन की वैल्यू जी बाय म्यू एस है, ठीक है ना, तो ब्लॉक जस्ट चिपक जाएगा, इससे ज्यादा है तो चिपका रहेगा, इससे कम है तो नीचे स्लाइड करेगा। ये हो गया वर्टिकल ट्रक बॉक्स का कंसेप्ट, जो मतलब फाइनल मोमेंट पे रिवाइज होना चाहिए। अब आप इस पे बेस्ड ये प्रॉब्लम देख लो, पूरा फुल फ्लेश्ड प्रॉब्लम है। अब जब भी ट्रक बॉक्स देखो तो पहले देख लो हॉरिजॉन्टल वाला है या वर्टिकल वाला है। तो हमें साफ दिख रहा है क्वेश्चन में ट्रक का एक्सेलरेशन 6 है। हमारा पहला काम है चेक करना एटी ज्यादा है या म्यू एस जी ज्यादा है, ताकि अंदर की बात तो पता चल जाए। तो 86 हो गया, ये लिख के करने की जरूरत नहीं, मन में भी कर लो। म्यू एस इंटू जी 0.4 इंटू 10 यानी 4 आ गया। तो हमें पता चल गया एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज ग्रेटर देन म्यू एस जी, यानी डब्बा स्लाइड करेगा ही करेगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है शोन इन द डायग्राम ट्रक इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑन अ रोड और ब्लॉक इज केप्ट ओवर इट, स्टैटिक फ्रिक्शन ये रखा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये सारी चीजें बताओ भाई, ठीक है ना। मेरा सवाल है, मैं सब पूछता हूं। तो बोरिया बिस्तरा उठाओ, इस पे बैठ जाओ, अब कंसेप्ट लगाओ। आपको क्यों सर अभी तो याद कराए, अरे लगाओ कंसेप्ट ना, मजे आएंगे। तो इधर लगा M80, हमें बताइए ज्यादा है, इधर लगा काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एम जी, ठीक है ना, और ये इधर जाता हुआ दिखाई दिया ए रिलेटिव से, ऐसे लगाओ कॉन्फिडेंस आएगा ना, ठीक है ना। अब इक्वेशन बनाओ, M80 माइनस म्यू के एम जी इक्वल्स टू एम ए रिलेटिव, सही है। और यहां से ए रिलेटिव की इक्वेशन आ गई कितनी, 80 माइनस म्यू के जी। आप कई लोग जिनको नहीं आया होगा समझ गए, हाँ अब तो आ गया, अब सही है, ठीक, इसलिए मैंने कहा कॉन्फिडेंस आएगा। सिंप्लीफाई कर लो, तो ए रिलेटिव का वैल्यू आ गया 6 माइनस म्यू के जी, कहां गया 0.3 इंटू जी यानी 3। तो ट्रक का सॉरी बॉक्स का रिलेटिव एक्सेलरेशन, यानी ट्रक पे बैठ के देखने वाला एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है, और वो मिल रहा है हमें 3 के बराबर। कहता नहीं जी ग्राउंड से भी बताओ, तो बिल्कुल आज तो आपने ये सारे खेल किए। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू इट्स रिलेटिव एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ, ठीक है ना, सॉरी रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विद प्रॉपर साइन। तो पहले तो वेक्टर चिपकाओ। अब साइन लगेंगे या वेक्टर लगेंगे वो देखो कि सेम एक्सिस है या अपोजिट है। देखो ट्रक का एक्सेलरेशन राइट है, डब्बा लेफ्ट जा रहा है, साइन से काम चला लेंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब रिलेटिव एक्सेलरेशन कहां की तरफ है, इधर की तरफ है, तो साइन आ गया -3। ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, राइट साइड पर है, +6। तो आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ग्राउंड से देखने पर ये डब्बा आगे ही जाता हुआ दिखाई देगा 3 से, ट्रक ज्यादा तेजी से जाता हुआ दिखाई देगा 6 से, इसलिए हम जब बैठ के देखेंगे तो डब्बा रिलेटिवली पीछे स्लाइड करेगा। गेम समझ आ गया होगा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम हो गया √2L बाय ए रिलेटिव, ठीक है ना। ये वही हमारा वही मंकी डंकी वाला कंसेप्ट चल रहा है। लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर, तो 2 इंटू 1 बाय 3, तो आंसर आ गया √2/3 सेकंड के बाद ये डब्बा इससे स्लिप ऑफ कर जाएगा। सारा A to Z क्लियर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो ये वाला ब्लॉक और वॉल वाला, इसमें भी आधी जनता कंफ्यूज ही रहती है, ठीक है ना। इन्होंने एक ही प्रॉब्लम देखा होता है, वो यूं करके 5 न्यूटन वाली फोर्स लगा दे, बरसों से चला आ रहा है वो प्रॉब्लम। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया, मैं चलो थोड़ा सा कुछ तो अलग लेते हैं। तो फोर्स जो लगाई जा रही है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, एंगल बड़े मैटर करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर ये फोर्स लगाई गई। यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ नहीं बोला, स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो दोनों को बराबर लेते हुए चल रहे हैं। तो म्यू का वैल्यू 1/4 है। हमें क्या पता करना है, फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी। तो पहले पता करना पड़ेगा कितनी लगेगी, स्टैटिक लगेगी, काइनेटिक लगेगी, चलेगा नहीं चलेगा, सारी रामायण। तो पहला काम कंपोनेंट, इधर आ गया F cos 30 यानी 100 cos 30, थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं √3/2, तो 50√3। इसका काम डब्बे को दीवार से चिपकाना और नॉर्मल रिएक्शन लाना, ठीक है ना। ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ गया 100 sin 30, 100 sin 30 हमारे पास हो गया 50 न्यूटन, ठीक है।
अब इसका काम कई लोग कहेंगे रोकने का काम कर रहा है। अरे पहले देख तो लो mg से ज्यादा है या कम है। तो नीचे की तरफ लगा mg जो कि हो गया 30 न्यूटन। अब समझ आया हो, अरे हाँ ये तो चलाने का काम कर रहा है। तो यहां पर हमें पता चल रहा है ये ज्यादा है ये कम है, यानी इसकी टेंडेंसी ऊपर की तरफ है। तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, देखना पड़ेगा। तो पहले हम एफ एस मैक्स निकालेंगे। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू हो गई म्यू इंटू एन, म्यू हो गया 1/4। और नॉर्मल रिएक्शन, गलती से भी mg मत डाल देना वरना गलती हो जाना है। नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर है 50√3। ठीक है तो रिजल्ट ये मेरे पास आ गया। तकरीबन इसको मैं ऐसा करता हूं 100/8 लिख लेता हूं तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 1.73 तो 173 है ना, डिवाइडेड बाय 8, तो ये तकरीबन 21.6 न्यूटन के आसपास आएगा। तो आप देखो एफ एस मैक्स की वैल्यू इतनी है। सही है। अब मैंने एफ एस मैक्स क्यों निकाला, क्योंकि हम यहाँ चेक करेंगे कि लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा। कोई भी फ्रिक्शन हो कभी भी एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सोचो ये 50 न्यूटन, ये 30 न्यूटन, यानी अगर इसे ऊपर जाने से रोकना है तो 20 न्यूटन का फोर्स हमें नीचे लगाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन होना चाहिए। ठीक है ना। अब एफ एस मैक्स कितना है 21.6, तो इसका मतलब इजिली ये फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन के बराबर हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर जो नेट फोर्स है वो एफ एस मैक्स से कम आ रही है। तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक हो जाएगा और अप्लाइड, अप्लाइड यानी इन दोनों का नेट यानी 20 न्यूटन के बराबर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अब सपोज करो अगर ये फोर्स 21.6 है और इधर ये होता हमारा सपोज करो 60 न्यूटन, तो 60 और 30 बचा 30, यानी ये ब्लॉक रुकता नहीं क्योंकि अब नेट फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा है। अब ये ऊपर स्लाइड करता हुआ जाता, लगने वाला फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा एफ एस मैक्स या एफ के ही कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू अपन डालते 21.6 और फिर हम इसका एक्सेलरेशन निकालते, मॉडिफाइड सवाल हो जाता। बहरहाल इस सिचुएशन में आंसर है 20 न्यूटन और उसका डायरेक्शन आप देखोगे तो साफ पता चल रहा है डाउनवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये ब्लॉक और वर्टिकल वॉल वाला प्रॉब्लम क्लियर। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट आप देख रहे हो ब्लॉक ऑन ब्लॉक। बेहद सिंपल है। ठीक है ना, इसका कंसेप्ट मैंने बनाया हुआ आपके लिए। अब पहले सवाल ये कह रहा है हमने लोअर ब्लॉक पर एफ का फोर्स लगाया, यहां का कोफिशिएंट फ्रिक्शन μ1 है, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 है। ट्रिक भी दे दूंगा मैं आपको इसमें, पर लोअर ब्लॉक के लिए वैलिड है। ठीक है ना। ये कहता है एफ की मैक्सिमम वैल्यू बता दो दोनों साथ साथ चले, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना। तो अब इसकी कहानी है दोनों साथ साथ चले। अब जैसे ही आप एफ बढ़ाते हो सबसे पहले यहाँ की वेल्डिंग टूटती है। ठीक है ना। यहां लगने वाला फ्रिक्शन एफ के 1 हो जाता है, कोफिशिएंट एक ही है, तो μ1 टाइम्स m1 प्लस m2g। ठीक है ना। अब जैसे जैसे आप एफ बढ़ाते जाते हो ये डब्बा भी इसके साथ चलता है, इसको चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है FS2। ये पूरी डिटेल्ड स्टडी होती है जो हम लोग पूरे मन लगा करके रेगुलर क्लासरूम में करते हैं या रिवाइज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे आप ये एफ बढ़ाते जाते हो FS2 बढ़ता जाता है और ज्यादा से ज्यादा ये मैक्स हो सकता है। तो कभी पूछे कि बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ये तब तक हो सकता है जब तक ये FS मैक्स ना हो जाए। इसके आगे क्या होगा, वेल्डिंग टूट जाएगी, दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है ना। अब दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है, ये मान लेते हैं। सिस्टम बाउंड्री अगर आप बनाओगे तो ये कट जाएगा, एफ बी अननोन ए बी अननोन कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। इसलिए इस ए को निकालने का तरीका, इस ए को उस ब्लॉक से निकालो जिस पे अननोन फोर्स ना लग रहा हो, यानी ऊपर वाले ब्लॉक से। ये पूरी डिटेल्ड स्टडी है, डायरेक्ट ट्रिक भी दे दूंगा। तो FS2 मैक्स हमारे पास आ जाएगा, FS2 मैक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी m इंटू ए। ठीक है ना। अब FS2 मैक्स का वैल्यू मैंने डाला, फ्रिक्शन हो गया μ2, m इंटू जी इक्वल्स टू m इंटू ए। अब मैंने m1 m2 लिख रखा है। जनरली क्या होता है क्लासरूम के अंदर वही m1 m2 से ही हम लोग चल रहे होते हैं, यहाँ m और कैपिटल M है तो रिप्लेस कर लेंगे। तो ये यहां से गया और a मैक्स यानी साथ साथ चलने वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो गया μ2g। अब आप ये निकाल चुके हो, अब आप सिस्टम बाउंड्री बना सकते हो या लोअर ब्लॉक से सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी है। तो अगर मैं सिस्टम बाउंड्री से सॉल्व करूं तो f माइनस एफ के 1 इक्वल्स टू m प्लस m इंटू ए आ गया। अब वैल्यू डालते हैं, तो हमें f की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर लाओ। तो μ1 m प्लस m इंटू जी, ठीक है ना, प्लस m प्लस m इंटू ए की जगह मैंने डाल दिया μ2g। तो सिंप्लीफाई करने पर f का वैल्यू आ जाएगा μ1 प्लस μ2 m प्लस m इंटू जी। ठीक है। अब बात आती है शॉर्टकट की, तो सुनो। तो आप इस फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो जब तक ये दोनों साथ साथ चलें, तो वो हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी दोनों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का सम m प्लस mg, और साथ साथ चलने वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा μ2g, यानी साथ साथ चलने वाला मैक्सिमम एक्सेलरेशन m और m पे डिपेंड नहीं करता, इनके आपस के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अब आप इससे सवालों को देख सकते हो, लगा सकते हो। जैसे मान लो ये सवाल दिया
ये दो ब्लॉक ले लिया हमने, ठीक है ना, और इधर का फोर्स हमने ले लिया लेट्स से दैट 100 न्यूटन, ठीक है। इसको हमने, ये मैं आपको लगा के बता रहा हूं, μ1 0, ये हो गया 5 kg और इधर हो गया 2 kg। यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने ले लिया 0.5। सबसे पहले हमें फोर्स दे रखी है, ठीक है ना। अब हमें ये नहीं पता ये दोनों साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर साथ साथ चलाना हो तो एफ की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2g होनी चाहिए। तो एक तो उससे चेक कर सकते हैं, तो μ1 प्लस μ2 हो गया 0.5, m1 प्लस m2 हो गया 7, g हो गया 10, यानी 70 इंटू 0.5 35। तो ज्यादा से ज्यादा F35 होना चाहिए था, है 100, मतलब अलग अलग चलेंगे। अब क्या करेंगे, पता है अलग अलग चलेंगे तो इनके बीच में लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, तो Fk लगाया, इस पे Fk लगाया, ठीक है ना, इसके एक्सेलरेशन को A2 बनाया, इसके एक्सेलरेशन को A1 बनाया और सॉल्व कर लिया। कैसे, तो वो सुनो। Fk की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू mg, तो 0.5 इंटू 20, आंसर बन गया 10। इसकी Fk की वैल्यू कितनी होगी, वो भी हो जाएगी 10। पर हम दोनों को कंबाइन करके नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि अब दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग है, क्योंकि ये फोर्स μ1 प्लस μ2 m1 प्लस m2g से ज्यादा है। एक तीर से कई निशाने लग जाते हैं। तो अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो 10 इक्वल्स टू 2a2 और a2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 5a1, यहां से आप a1 निकाल सकते हो। तो आई थिंक ब्लॉक ऑन ब्लॉक का ये कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से आ गया होगा और ये ट्रिक अप्लाई करके हम डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं कि सिस्टम में ब्लॉक साथ चल रहे हैं या अलग अलग चल रहे हैं, टाइम सेव हो जाता है हमारा। अब आपको क्या करना है, अब अपना वही रूटीन टास्क, मैंने अपना काम पूरा किया, सारा A to Z हमने एलएलएम फ्रिक्शन रिवाइज कर लिया। आप केटीएस के लेक्चर नोट्स से रिवाइज करो, आप प्रॉब्लम्स को मास्टर शीट से प्रैक्टिस करो और टेस्ट जो एनएलएम फ्रिक्शन का है कोई भी एक लगा लो, कंसेप्चुअल या एडवांस। कंसेप्चुअल कर लो, वही बेहतर है, ठीक है ना। कंसेप्चुअल से कम बेसिक आपको अच्छे से आ जाएंगे, तो वो लगा लो ताकि आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाए और कोई गड़बड़ एग्जाम में ना हो। थैंक यू सो मच।